ऐसे केसेस लेके मदर पेरेंट्स आते हैं हमारे पास। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप आस-पास किसी को भी अगर ऐसा करते हुए देख रहे हो तो प्लीज़ उसको बिल्कुल रोकिए। आपके ठंडा पानी पीने से या आपके कुछ खाने से बच्चे को सर्दी-खाँसी नहीं होने वाली है। तो दिस इज़ अ मिथ व्हिच नीड्स टू बी बस्टेड। जब हम ये एडवाइस करते हैं तो मदर्स खुद आके बताती है कि जब हमने दिन भर कुछ नहीं दिया उसको, बच्चा रात में रो के उठ के हमने जो बनाया था उठ के खा लिया बच्चे ने। ठीक है? तो जब ये करेगा बच्चा, बाकी जितना हो सके सेल्फ मेडिकेट नहीं कीजिए। रात भर बच्चे को शक्कर का पानी पिलाते रहे। सुबह होते-होते उसका ब्लड शुगर जो है 500 के पार कर गया। जब हमारे पास वो बच्चे को जब लेके आए तो वो ऑलरेडी कोमेटोज़ पोज़ीशन में जा चुका था। आई वुड से कि अपने बच्चे को रोज़ रेनबो खिलाइए। व्हाट इज़ अ रेनबो? रेनबो मीन्स हम उसको बीमार करते हैं, बाकी बच्चा खुद से बीमार नहीं होता जल्दी। वेलकम टू द देबीना बनर्जी शो। नमस्ते, मैं हूं देबीना बनर्जी और आप देख रहे हैं द देबीना बनर्जी शो। बचपन से जो सुना है जरूरी नहीं कि वो सही हो। आज हमारे साथ है डॉक्टर पवन मांडविया, एक रिनाउंड पीडियाट्रिशियन और न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट जो बच्चों की हेल्थ से जुड़ी हुई मिथ्स को तोड़कर पेरेंट्स को सही ज्ञान देते हैं। क्या दूध सच में सुपर फूड है? रिपीटेड कॉफ और कोल्ड का असली रीजन क्या है? और न्यूबॉर्न्स के लिए व्हाइट नॉइज सेफ है या नहीं? ये सब और भी बहुत कुछ आज के एपिसोड में है। और हाँ, स्पॉटिफाई पर भी सुनना मत भूलिएगा। नमस्ते डॉक्टर, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द देबीना बनर्जी शो। Thank you for inviting us for the podcast. So we will start. I mean, I know this is gonna be a very, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत कंफर्ट जोन में मैं बैठी हूँ, क्योंकि Yes. एक माँ जब पीडियाट्रिशियन के सामने बैठते हैं तो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा सेफ जोन उसके लिए और कुछ नहीं होता है, बिकॉज आई नो दैट ऑल द क्वेश्चंस आर देयर इन माय माइंड एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस आई नो आर ऑफ माय फ्रेंड्स। थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। Yes. आजकल हम लोग लेफ्ट राइट सेंटर हर तरफ वी सी अ लॉट ऑफ प्रीमेच्योर बर्थ। सो इज देयर एनी रीजन फॉर इट? कैन दैट बी प्रिवेंटेड? और इंसान, मतलब एक माँ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कुछ कर सकती है या इवन बिफोर कंसीविंग शी कैन डू समथिंग? यस, आजकल देखिए हम लोग सब लोग देखते हैं कि सभी लोग प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, बेबी को प्लान करते हैं। तो जब भी इफ़ एट ऑल यू आर प्लानिंग अ बेबी, तो सबसे पहले आपको, जब आप प्लान कर रहे हो तब से आपको फॉलिक एसिड टैबलेट्स लेना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, 2 मंथ्स बिफोर व्हेन यू आर अबाउट टू कंसीव, वहाँ से लेके तो कंसीव करने से 3 मंथ्स कंसीव करने के बाद तक आपको फॉलिक एसिड टैबलेट्स लेनी है। फॉलिक एसिड इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द प्रेगनेंसी पीरियड, बिकॉज अगर आप नहीं लेते हो तो आगे जाके बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स मतलब बच्चे को आगे जाके ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं होता। ऐसे केसेस में फिर आगे जाके बच्चे का अगर बच्चे को अगर हो जाता है तो बच्चे को एबॉर्शन या फिर कुछ भी करवाना पड़ सकता है ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम के कारण। तो अगर आप फॉलिक एसिड टैबलेट्स अगर प्रॉपर्ली लेते हैं तो फिर इस चीज़ को अगर अवेलेबल है, अपने पास ऑप्शन अवेलेबल है, तो हमको बिल्कुल फॉलिक एसिड टैबलेट्स लेनी चाहिए ताकि हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकें। इसके अलावा फर्स्ट 3 मंथ्स में मॉर्निंग सिकनेस होता है, उस टाइम पे आपको जितना हो सके खुद का केयर करना है। आयरन एंड मल्टीविटामिन टैबलेट्स आपको 3 मंथ्स के बाद स्टार्ट करनी होती है, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स में मॉर्निंग सिकनेस होता है तो वॉमिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा रहती है, तो उस टाइम पे आप आयरन नहीं ले सकते। 3 मंथ्स के बाद से लेकर तो प्रेगनेंसी के पूरे पीरियड में आपको आयरन टैबलेट्स लेना होता है, मल्टीविटामिन लेना होता है, बिकॉज आयरन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड नरिशमेंट ऑफ द बेबी ऑल्सो। वरना आगे जाके बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया लेटर स्टेजेस में देखा जाता है। अदर देन दैट, जितना हो सके आपको एडिक्शन प्रिवेंट करना है, अल्कोहल या फिर सिगरेट स्मोकिंग जो भी है वो जितना हो सके प्रिवेंट करना है। प्रीटर्म डिलीवरीज का सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉज मैं बोलूँगा इज द स्ट्रेस। आजकल मदर्स सारी वर्किंग होती है, जितनी भी फीमेल्स होती है वर्किंग होती है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्क करते हैं, तो उसके कारण स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे केसेस में ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे केसेस में PIH जिसको हम बोलते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके कारण प्रीटर्म डिलीवरीज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जितना हो सके स्ट्रेस फ्री रहना है। आप योगा कर सकते हो, आप मेडिटेट कर सकते हो, और जितना हो सके अपने आसपास एक हैप्पी एनवायरनमेंट बना के रखना है, ताकि आप स्ट्रेस फ्री रह के पूरे 9 महीने आप अपने निकाल दे और प्रीटर्म डिलीवरी को जितना हो सके आप प्रिवेंट कर सके। क्योंकि अगर आप प्रीटर्म डिलीवरी होती है तो बच्चे में आगे जाके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बच्चे को NICU में रखना पड़ सकता है। वो सब चीज़ें हमको प्रिवेंट करना है, इसलिए जितना हो सके ट्राई कीजिए कि आप स्ट्रेस फ्री रहें और अपने 9 महीने का प्रेगनेंसी पीरियड को पूरा एंजॉय करें और आराम से निकालें। वाओ, मतलब एकदम यू नो लाइक अ गाइड बुक वी Yes. कैन यूज दिस। बिल्कुल। अगर किसी ने प्लान नहीं किया और जस्ट इन केस इट्स नेचुरली कंसीव्ड Yeah. बाय सडनली, तो जब से आप प्रेग्नेंट है वो 3 या मंथ्स तब से ले आप फॉलिक सकते हैं। एसिड टैबलेट स्टार्ट कर सकते हो। 3 मंथ्स के बाद आयरन एंड मल्टीविटामिन अपने गायनेक को कंसल्ट करके स्टार्ट कर सकते हो।
Wow, how lovely. Yeah. So now the baby is born. Yeah. अभी I want to understand जो माँ बाप होते हैं because Yes. they are new उस Yes, टाइम पे, yes. तो ऐसी क्या गलतियां करते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो सब ठीक ही लगता है और Yes. सब कंफ्यूजिंग ही लगता है, तो आपको क्या लगता है कि दिस इज समथिंग दैट दे गो रॉन्ग और ऐसे वो ठीक कर सकते हैं? स्टार्ट करते हैं नहलाने को लेके, तो बच्चे को आइडियली पहले 7 डेज तक नहलाना नहीं होता है, उसको खाली गर्म पानी से स्पॉन्ज करना होता है, क्योंकि बच्चा जब बॉर्न होता है उसके बॉडी पे कवरिंग होता है, एक वाइट कलर की लेयर होती है जिसको हम वर्निक्स कहते हैं, जो बच्चे की स्किन को कोल्ड नहीं होने देता, बच्चे को वार्म रखता है, बच्चे की स्किन को ड्राई नहीं होने देता, क्योंकि जन्म के बाद बच्चे की स्किन ड्राई हो जाती है तो रैशेस होने के चांसेस रहते हैं। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर हट जाती है अगर बच्चे को हम नहलाते हैं रोज, तो उसको इसलिए 7 डेज तक खाली स्पॉन्जिंग करना होता है। 7 डेज के बाद आप अपने बच्चे को नहलाना शुरू कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं। सेकंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पेरेंट्स पूछते हैं कि हम इसको मसाज कब से चालू कर दें, क्योंकि मसाज इज लाइक सबको लगता है कि मसाज बच्चे से करेंगे तो बच्चे का ग्रोथ एकदम डबल स्पीड से बढ़ जाएगा, लेकिन ये मिथ है, ऐसा नहीं होता है। बच्चे का मसाज अगर आप करते हो तो दैट इज हल्के हाथ से आप मसाज कर सकते हो, नॉर्मल कोकोनट ऑयल आप यूज कर सकते हो, ज़्यादा रिगरसली मसाज नहीं करना है। मसाज को लेके 5 ऐसे बड़े प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं डेली बेसिस पे हमारे ओपीडीज में, जो पेरेंट्स लेके आते हैं कि क्या करते हैं कि वैसे मसाज स्टार्ट कब से करना चाहिए? मसाज स्टार्ट करना है आफ्टर द अम्बिलिकल कॉर्ड फॉल्स ऑफ, जो होता है 7th to 10th डे ऑफ बर्थ के बाद का, तो तब से आप मसाज करना स्टार्ट कर सकते हो। मसाज करते हो कैसे, आजकल सब लोग मसाज वाली दीदियाँ बुलाते हैं, जो मसाज वाली दीदियाँ होती है मसाज करती है, एंड दे आर वेरी रिगरसली मसाज करते हैं वो लोग, एकदम सॉफ्ट हैंड्स यूज़ नहीं करते। तो उसमें कैसा होता है, ऊपर बच्चे के सिर पे यहाँ पे एक होल होता है जिसको हम एंटी फोंटेनिल बोलते हैं, तो वो होल पे वो तेल डाल डाल के उसको बंद करने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअली वो तेल डालने से बंद नहीं होगा। वो एक होल होता है, वो एक नेचुरल ओपनिंग होता है, जो बच्चे के बोन्स जो होते हैं वो अभी वहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है नीचे अपने ब्रेन से। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा अपने आप वो होल धीरे धीरे करके विदिन 1 to 1.5 ईयर पे वो क्लोज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दीदियाँ क्या करती है, उस पर तेल, और एल्डर्स भी बहुत बार ऐसे करते हैं कि उसमें तेल डाल डाल के उसको बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको बंद नहीं करना है। बच्चे के ग्रोथ के लिए उसका ओपन रहना जरूरी है, ठीक है। सेकंड मोस्ट कॉमन इसमें प्रॉब्लम होता है कि बच्चे के कान में तेल डालते हैं, नाक में तेल डालते हैं, जहाँ जहाँ उनको ओपनिंग दिखती है हर जगह तेल डालने की कोशिश करते हैं, बट वो तेल क्या होता है ना, आगे जाके फिर वो एक सोर्स ऑफ मीडियम बन जाता है बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए, तो कान के इन्फेक्शन होने शुरू हो जाते हैं बच्चों को। तो वो चीज़ नहीं करना है। बच्चे की नाक को जितना हो सके दबा दबा के शार्प करने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या उनको लगता है कि नाक एकदम बच्चे की शार्प होनी चाहिए, ये एक बहुत अपने इंडिया में ट्रेडिशन है, तो वो नहीं करना है। उससे कैसा नेजल ब्रिज जो है वो टूट सकता है, बच्चे को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है उससे। फिर उसके बाद नीचे बच्चे के जो ब्रेस्ट होता है, बच्चे के ब्रेस्ट निपल्स में को दबा दबा के उसमें से दूध निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा बोलते हैं कि बच्चे के निप्पल से जितना अगर दूध निकलता है उतना निकाल के डिस्कार्ड कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो बच्चे के हार्मोनल चेंजेस के, मदर के जो हार्मोन्स होते हैं जो डिलीवरी के वक्त बच्चे को ट्रांसफर होते हैं, ऐसे केसेस में थोड़े दिनों तक विदिन फॉर 7 डेज तक वो थोड़ा थोड़ा मिल्क आता है, लेकिन उसको कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। उसको बार बार निकालने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, एब्सेस हो जाते हैं। बहुत बार हमने ऐसे केसेस देखे हैं जो बच्चे एब्सेस लेके आए हुए हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है जो होती है लिटरली। फिर बच्चों के नीचे जो जेनेटल ओपनिंग्स होते हैं उसको ज़्यादा ओपन करने के लिए वहाँ पे तेल डालते हैं। फिर बच्चे के हाथ पाँव को पकड़ के हवा में उछालते हैं, तो उससे उल्टा कर करके आपने वीडियोस भी देखे होंगे इस चीज़ के, कि मैंने जो मसाले अपने सामने देखा है, मतलब Yes. मेरे बच्चों को होते हुए देखा है। Yeah. इनफैक्ट मैंने जब बोला ओ माय गॉड ये क्या कर रहे हो, Yeah. नहीं नहीं ऐसे सब करते हैं, Yes. तो ये बोल के माँ को चुप करा दिया यस जाता है। यस यस बट होता आई ही है। वांट टू नो हाउ, मतलब ये करना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल वंस नहीं, एंड फॉर ऑल? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखो, अगर हाथ से पकड़ के आप उसको झुलाओगे तो कैसा एल्बो डिसलोकेट हो जाता है यहाँ से, और अगर पाँव को पकड़ के करोगे तो यहाँ पे हिप डिसलोकेशन हो जाता है। ऐसे केसेस हम लोग लिटरली ओपीडी में देखते हैं, और ऐसे केसेस लेके मदर पेरेंट्स आते हैं हमारे पास। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग, और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप आस-पास किसी को भी अगर ऐसा करते हुए देख रहे हो तो प्लीज़ उसको बिल्कुल रोकिए, और दीदियों को बोलिए कि एकदम जेंटल हाथ से मसाज करना चाहिए बच्चे का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मसाज करते वक़्त रिगरस मसाज करना इज़ रॉन्ग। हल्के हाथ से आप बच्चे का नॉर्मल एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करवा सकते हो, वो बच्चे के नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ओके होता है। बट ऐसा बिल्कुल गलत है कि आप बहुत ज़्यादा उसका रिगरसली मसाज करोगे तो बच्चे का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, तो ये टोटली गलत है। एक चीज मैं बता दूं, लाइक फ्रॉम ऑल द मॉम्स, मुझे ऐसा लगता है कि हमें आता है मसाज करना, Yes. क्योंकि हल्के हाथ से हर एक को आता है, और माँ से ज्यादा जेंटल आई थिंक कोई भी नहीं मसाज बिल्कुल। करता।
लेकिन ऐसे हमें कहा दिया जाता है कि इसे ठीक से मसाज हो नहीं रहा है, Yes. तो भले ही आप खुद कर सकते हो, फिर भी लगता है कि इसके लिए प्रोफेशनल किसी को बुलाते हैं बिल्कुल जो अच्छा करेंगे, जो Yes. कि ऐसे उल्टी पल्टी कराते, क्योंकि माँ तो कराने में बहुत ही मतलब घबराएगी, Yes. तो वो सब कराते हैं और वो ऐसा लगता है कि दिस इज द राइट थिंग। आपके बच्चे के साथ नहीं हुआ, मेरे बच्चे के साथ थैंकफुली कोई मिसहैप नहीं हुआ, दैट डज हाँ। नॉट मीन इट डज नॉट हैपन। सो इफ इट इज गोइंग टू हैपन फर्दर, आई मीन मतलब किसी और के साथ, उसको पहले ही रोक देना चाहिए। बिल्कुल ओ माय गॉड। और कान में तेल जाने से तो मुझे और एक इंसिडेंट मेरा याद आ गया। Yes. माय डॉटर, शी यूज्ड टू क्राई अ लॉट, और सब हम्म, बोलते थे उसका पेट नहीं भरा या उसको कॉलिक पेन हो रहा है, हम्म, और कॉलिकेट कॉलिकेट कॉलिकेट, या फिर मैं कुछ गलत खा रही हूँ। मतलब इतना सारी चीजें एक माँ को बर्डन कर दिया जाता है। मतलब आई वाज ट्रॉमेटाइज्ड। Yes. सो आई फाइनली वेंट टू अ डॉक्टर, और उन्होंने एक इधर से इधर को कुछ दबाया और उन्होंने बोला इनका कान में दर्द हो रहा है। ईयर इन्फेक्शन हुआ। और Yes. जोर से चीख के रो उठी इधर दबाते ही। Yes. तो बोला कान में इन्फेक्शन है, बेचारी को कॉलिकेट पिला पिला के पागल कर रहे हो। Yes. तो कान का कुछ ड्रॉप दिया एंड एलिवेशन में सुलाने को बोला, और बोला प्लीज ये कान में तेल तेल डालना बंद डालना कीजिए। बंद करो। जबकि मतलब मेरे सामने तो नहीं डाला होगा, बट हो सकता है ओवर तेल का लगाने से नहीं वो नहीं, वो सी डालते पिन हैं, वो बहुत हो बार ऐसा जाता एक है। प्रोसीजर में वो लोग कर देते हैं। So there was this ear infection. So this was very new to me. And yeah, जैसे And आपने this is a कहा very था। important point you put out कि you were being blamed here, और mothers are obviously being blamed for everything. अगर बच्चे के साथ कुछ भी गलत होता है तो first the point, the mother is being pointed for everything कि अगर बच्चे को सर्दी खांसी हुई है तो मदर ने ठंडा पानी पी लिया होगा, तो बच्चे को अगर समझ लो पतला पॉटी हो रहा है तो मदर ने जरूर कुछ खा लिया होगा, बच्चे को गैस हो रहा है तो मदर का डाइट चेंज कर देते हैं, मदर को एकदम ब्लैंड खाना देना शुरू कर देते हैं। तो for every small thing that a baby is facing, the mother is being blamed for each and everything. So for because of this, mother एक self doubt में चली जाती है इन सब चीज़ों के कारण। She loses faith in herself on because उसको इतना support नहीं मिलता फैमिली की तरफ से, सबकी तरफ से। तो she faces all these things on a regular basis, daily basis. So उसको भी धीरे-धीरे करके गिल्ट आना शुरू हो जाता है कि शायद मेरा बच्चा जो बीमार पड़ रहा है वो मेरे कारण ही शायद है ये करके। बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। उसके कारण मदर्स जो होती है पोस्ट नेटल डिप्रेशन में जाती है, जिसको हम पोस्टमार्टम साइकोसिस बोलते हैं। पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है जो आई 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 होप यू मस्ट हैव हर्ड दिस थिंग Yes, एज अ yes, yes, मदर, of कि course. मदर्स पोस्टमार्टम डिप्रेशन में जाती है जस्ट बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मदर को इफेक्ट करते हैं, बट एट दैट टाइम शी इज़ नॉट गेटिंग इनफ सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली। यूजुअली इंडिया में ये सब चीज़ें बहुत प्रिवेलेंटली देखने को मिलती है। एट दैट टाइम आई वुड सजेस्ट कि द फादर्स शुड टेक अ लीड, they should support the mothers कि yeah, I am there for you, I will care for you, and no matter what I will be always there for you। तो एक फादर का हमेशा ऐसे केसेस में रोल बहुत बड़ा होता है। पहले के ज़माने में अलग होता था कि फादर्स को लिटरली मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं देते थे। आज लेकिन द जनरेशन हैज़ चेंज, द फादर्स आर सपोर्टिंग बिकॉज बोथ मदर्स एंड फादर्स आर वर्किंग नाउअडेज। लेकिन फादर्स भी इक्वली सपोर्ट कर रहे हैं बेबी केयर में, पेरेंटिंग में, हर चीज़ में इंटरेस्ट उतना दिखाते हैं, केयर करते हैं। बट आई थिंक मोर एंड मोर अवेयरनेस is required regarding this postpartum depression, and the mother needs to be blamed less now because mother का कुछ में कुछ प्रॉब्लम I मतलब want to कोई ask here, but genuinely क्या माँ जो खाती है वो इतना असर करता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मदर को सर्दी खांसी हुई है तो वायरल इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफर होता है थ्रू वायरस से, जो नॉर्मली अगर किसी का भी होगा, आप किसी और के कांटेक्ट में आओगे जो ट्रांसफर होने वाला है वही होगा। आपके ठंडा पानी पीने से या आपके कुछ खाने से बच्चे को सर्दी खांसी नहीं होने वाली है। तो दिस इज अ मिथ व्हिच नीड्स टू बी बस्टेड। सेकंड, आप अगर कुछ खा रहे हो तो उससे बच्चे को गैस होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो बच्चे को जो गैस होता है वो नॉर्मली एक बच्चों को गैस होना नॉर्मल चीज़ होती है। दैट इज ड्यू टू द मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है वो होता है फोर मिल्क हाइंड मिल्क का जो इम्बैलेंस होता है, जो बहुत मदर्स इसके बारे में अवेयर नहीं होती कि बहुत मदर्स क्या करती है कि 5 से 10 मिनट तक फीड करवाती है अपने एक साइड के ब्रेस्ट से, फिर तुरंत ही उसको शिफ्ट कर देती है दूसरी साइड पे, जैसे ही फ्लो थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो मिल्क आता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है फोर मिल्क जो वाटरी होता है कंसिस्टेंसी में, और उसके पीछे से जो आता है लास्ट में जो 10 के 15 मिनट के बाद, वो होता है हाइंड मिल्क जो गाढ़ा होता है, जो फैट कंटेंट उसमें ज़्यादा रहता है। वो भी बच्चे के लिए उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। जब बच्चे को सिर्फ पानी जाएगा आगे का, तो बच्चे को उससे आगे जाके लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, बच्चे को गैस बनती है और ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन मदर्स अवेयर नहीं होती इस चीज़ को लेके, और उनको लगता है कि भाई कोलिक पेन हो रहा है, ये हो रहा है, मेरे खाने पीने से हो रहा है। बट द रियल प्रॉब्लम जो उसका पीछे है वो ये लॉजिक इसका ये होता है, इसका पीछे का साइंस ये है
लेकिन ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि 5 मिनट एक साइड से लिया और फिर तुरंत चेंज कर दिया, तो फिर वो इम्बैलेंस होगा और बच्चे को कोलिक पेन होना ही है। माय गॉड, दिस इज समथिंग सो न्यू। ये तो मुझे आज तक पता ही नहीं था। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, बट आई स्टिल फील दैट द मॉडर्न मम्मीज, द मम्मीज ऑफ टुडे आर मच मोर एडुकेटेड। यस। और हॉस्पिटल से भी एक कुछ कुछ चीजें, एक गाइडलाइन दे दिया जाता है कि ये नहीं करो। यस। जिसमें से ऐसा है कि हनी नहीं यस। देंगे, शुगर नहीं देंगे, सॉल्ट नहीं यस। देंगे, पानी नहीं पिलाएंगे। तो आई जस्ट वांट टू नो the real reason behind all of them, like why no water, why no honey Yes. till 1 year, why no salt and sugar. Yes. So first of all, we'll start with no honey. No honey. You said for at least आइडियली हनी 1 साल तक बिल्कुल नहीं देना चाहिए बच्चे को। हनी अगर हम 1 साल के पहले देते हैं तो बॉटुलिज्म नाम की बीमारी होती है बच्चे को, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि बच्चे को 1 साल से अगर छोटा है तो उसको हनी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। 1 साल के बाद आप उसको प्योर हनी दे सकते हो। सेकंड, यू सेड वाटर। जनरली अभी कैसा, अभी समर सीजन शुरू हुआ है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं या फिर घर पे एल्डर्स ये एडवाइस करते हैं कि बच्चा को बहुत गर्मी लग रही होगी तो एक काम करो, दूध कम पड़ेगा तो आप उसको पानी पिला दो। लेकिन आइडियली 6 मंथ्स तक मदर का ब्रेस्ट फीडिंग जो अपन देते हैं दैट इज सफिशिएंट फॉर द चाइल्ड। उसको ऊपर से पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मदर के मिल्क में ही 80% पानी होता है, तो उसके बॉडी की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो उसको पानी से मिल जाएगा। तो अगर आप ऊपर से और उसको पानी पिलाओगे तो उसके वेट गेन हैम्परिंग होगी, उसको एडिक्वेट कैलोरीज नहीं मिलेगी, बच्चे का वेट नहीं बढ़ेगा, बच्चे को और कोलिक पेन होगा, ठीक है। उसके किडनीज पे डैमेज होता है आगे जाके, तो उसकी किडनीज इतना पानी टॉलरेट नहीं कर सकती। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चे में अगर आप पानी देते हो तो इसलिए 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब जितना हो सके ट्राई कीजिए कि माँ का दूध ही बच्चे को देना है। पानी की एक बूंद की भी बच्चे को ज़रूरत नहीं है, चाहे समर सीजन हो या विंटर का सीजन हो, नहीं देना है मतलब नहीं देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी बच्चे का जन्म होता है तो हमारे ट्रेडिशन था कि अगर जैसे आपने कोलिक पेन की बात की थी तो बच्चे को ग्राइप वाटर पिला दो, तो बच्चे को बहुत लोग ग्राइप वाटर देते हैं। तो ग्राइप वाटर स्ट्रिक्टली नो फ्रॉम आवर साइड, बिकॉज ग्राइप वाटर में क्या होता है, सालों पहले ग्राइप वाटर सालों से चलते आ रहे हैं। तो पहले उसमें अल्कोहल बेस्ड होता था, तो पहले का अल्कोहल आप बच्चों को दोगे तो कैसे बच्चे सो जाते थे, तो उनको लगता था कि बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। फिर उन्हें अल्कोहल के कंटेंट को चेंज करके फिर उसमें शुगर ऐड करना शुरू कर दिया, तो फिर शुगर के बाद उन्होंने फिर सोडा बाइकार्ब ऐड करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे करके कंस्टिट्यूएंट चेंज हुआ, बट सोडा का बाइकार्ब इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द चाइल्ड, शुगर एज वी ऑल नो इट्स नॉट गुड फॉर द चाइल्ड। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं एक ग्राइप वाटर में। तो सोडा हमें बाइकार्बोनेट एक्चुअली करता क्या है जिससे कॉजेज अल्कोलोसिस इन द चाइल्ड, उसको बच्चे को बहुत ज़्यादा सीवियर अल्कोलोसिस होता है उसके बॉडी में, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन हो सकते हैं ऐसे केसेस में। तो इसलिए बिल्कुल भी ग्राइप वाटर बच्चे को नहीं देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ यूज़ होती है, ग्राइप वाटर है, सोमवा चौथरी से बोलते हैं, बॉनीसन यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को दिए जाते हैं जब भी बच्चा रोना शुरू करे, लेकिन इनमें से एक भी चीज़ रिकमेंडेड नहीं है। अगर बच्चा रो रहा है और कोलिक पेन आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो एंटी कोलिक ड्रॉप्स आते हैं मैक्सिमम। आप देखो, कोलिक पेन अगर हो भी रहा है तो आप उसको टमी टाइम दीजिए, टमी टाइम देने से भी बहुत बच्चों में कोलिक पेन रिलीज हो जाता है। आप एडिक्वेट प्रॉपरली बर्पिंग कीजिए, बर्पिंग करवाने से भी उसका बहुत ज़्यादा कोलिक पेन बच्चों का कम हो जाता है। बहुत बार बच्चे को आप लेके थोड़ा 1-2 घंटा टहल लिए तो उससे भी आपका जो है उसको बाहर लेके जाइए, उससे भी बच्चे का कोलिक पेन बहुत ज़्यादा रिलीव हो जाता है। तो हर बार मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो ऐसे केसेस में आप एंटी कोलिक ड्रॉप्स दे सकते हो। लेकिन ये बाकी सब चीज़ें जो है वो आप जितना हो सके स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है आपको। Other than that, you said salt and sugar. Salt and sugar not till 1 year of age. 1 year तक, and I would say sugar तो at least 2 years of age तक जितना हो सके आपको प्रिवेंट करना है। देखो, सॉल्ट एंड शुगर कैसी चीज़ है ना, ये आप अभी एक बेस बना रहे हो बच्चे का। अब अभी से अगर आप बच्चे को सॉल्ट एंड शुगर देते हो तो यही क्रेविंग्स जो होती है, यही टेस्ट जो होता है, वो आगे जाके जब बच्चा टॉडलर एज ग्रुप में आता है और जो मदर्स कंप्लेंट करती है कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, यू मस्ट हैव सीन दिस थिंग के बच्चे पिकी ईटर्स बन जाते हैं, बच्चे खाना नहीं खाते, उनको चिप्स दो, चॉकलेट्स दो, बिस्किट्स दो, फटाक से खा लेंगे। तो ये वही बच्चे होते हैं जिनको बहुत अर्ली एज से शुगर या बहुत अर्ली एज से सॉल्ट दिया गया है, तो वो एक सॉल्ट और शुगर का टेस्ट का एडाप्टेशन बन जाता है उन लोगों का। तो यही क्रेविंग्स उनको आगे जाके भी होती है। तो जैसे आप सॉल्टी चीज़ दोगे उनको फटाफट वो चीज़ एक्सेप्टेंस बहुत फास्ट आता है उनको ऐसे केसेस में। तो इसलिए जितना हो सके बच्चे का अगर आप बेस अच्छा बनाओगे, जैसे कोई बिल्डिंग की बेस मजबूत होगी तो बिल्डिंग अच्छी बनेगी, तो वैसे ही अगर बच्चे का बेस अच्छा होगा, उसके जो टेस्ट बर्ड्स जब उसके डेवलप हो रहे हैं फर्स्ट 1 ईयर में, उस वक्त अगर आप सॉल्ट एंड शुगर आपने अगर अवॉइड कर ली तो आगे जाके बच्चा बिल्कुल जितना आप देखोगे कि ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खाएगा। इनफैक्ट फॉरेन में तो इन चीज़ों के ऊपर स्टडीज़ भी हो चुकी है। उन्होंने एक बच्चा था, नियरली 2 से 3 साल का बच्चा था, उन्होंने पूरे बच्चे ने उसके पूरे 2 से 3 साल के पूरे एज में उसने सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स और बॉइल्ड वेजिटेबल्स और हेल्दी फूड ही खाया था।
तो उन्होंने उस बच्चे को बिठा के उसके सामने चॉकलेट्स रखे, तो बच्चे ने नहीं खाया, उसके सामने आइसक्रीम्स रखी, नहीं खाया, उसके सामने अलग अलग जंक फूड्स रखे, बच्चे ने देखा भी नहीं और टेस्ट भी मतलब लेके टेस्ट करके थूक दिया, फेंक दिया। और उसके सामने जैसे ही उन्होंने ब्रोकली और वेजिटेबल्स, बॉइल्ड वेजिटेबल्स जो उन्होंने रखे, फटाफट बच्चे ने लेके खा लिया। तो दैट शोज कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है। बच्चे को आप जैसी परवरिश दोगे, जैसा उसको आप ढालोगे, बच्चा वैसे ही रहेगा। अगर आप इनिशियल एज ग्रुप से ही उसको हेल्दी फूड दोगे तो आगे जाके बच्चा हेल्दी फूड ही खाने वाला है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ही उसको बिस्किट्स खिलाओगे, बहुत बार हमारे यहाँ दूध और बिस्किट देने की प्रथा है कि बच्चे ने खाना नहीं खाया तो चलो एक काम करो, दूध बिस्किट खिला दो। ऐसे केसेस में तो बच्चे का कैसा वो क्रेविंग जो है ना उसका फूड, एक बार अगर आप दूध बिस्किट खिला देते हो तो उसके पूरे दिन भर की भूख मर जाती है उसकी, और फिर वही पेरेंट्स लेके आते हैं कि मेरा बच्चा कुछ खाना नहीं खाता। तो आप जितना हो सके ट्राई कीजिए कि ये जितने भी जंक फूड्स है, ये सब चीज़ें जो आप अल्टरनेटिव्स दे रहे हैं बच्चे को, वो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आप स्टार्टिंग से ही उसको जितना हो सके हेल्दी फूड्स दीजिए, तो आगे जाके बच्चा हेल्दी फूड खाएगा। आप ऑप्शंस मत दीजिए। आगे जाके अगर बच्चा नहीं भी खा रहा है तो आप वेट कीजिए, एक दिन नहीं खाएगा कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट दिन खिलाइए, लेकिन देना वही है जो हेल्दी है। अगर आप उसको ऑप्शन दोगे, जैसे ही आपने उसको ऑप्शन दे दिया कि बेटा चल एक काम कर, नहीं खाना खाया, शाम को एक काम कर दूध पी ले, तो ही विल ऑलवेज पिक द इजीएस्ट ऑप्शन। वो एक दूध पी के एकदम पूरा अच्छे से निकाल लेगा। बट दैट इज नॉट करेक्ट। करेक्ट वे में जाना है तो थोड़ा फॉर्म बनना पड़ेगा। वी विल हैव टू बी स्ट्रांग इनफ। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। यू नो लाइक अ वेजिटेरियन पर्सन, तो उसको उसने घर पे कभी चिकन मटन फिश कुछ खाया नहीं है, तो वो बाहर जाके जब उसके सामने लोग खा रहे होते तो उसको क्रेविंग नहीं होता। आई थिंक इट्स दैट सेम फॉर्मूला। हाँ, तो से हम घर पे नहीं खिलाएंगे तो बाहर अगर लोग खा भी रहे हैं तो उसको वो क्रेविंग ही नहीं होएगा। उसको नॉर्मल खाने का ही मतलब लगेगा, यही खाना है, ये तो पता नहीं क्या है, ऐसी वाली चीजें। और उसमें कोई बुराई नहीं है, बिकॉज सिंस वी हैव सीन अ जनरेशन इन बिटवीन जो थोड़ा सा गड़बड़ हो ही गया, यू नो ठीक है देख लेते कुछ नहीं होगा वाला करके। तो राइट नाउ वी कैन एक्चुअली अभी तक यू नो अगर आपके बच्चे छोटे हैं, वी स्टिल हैव द टाइम, और उसको बिल्कुल भी मतलब यू नो घर पे एक्सपोजर ही नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चे मेरे हिसाब से बोर नहीं होते। आई थिंक क्योंकि आप एक चीज का अगर आप रिपुटेशन रखो, हाँ तो नहीं, लेकिन वेजिटेरियन और हेल्दी फूड में भी बहुत सारी वैरायटीज होती है। यू कैन ऑलवेज ट्राई न्यू न्यू थिंग्स। आप अलग अलग रेसिपीज ट्राई कर सकते हो। नाउअडेज तो इतना इजी एक्सेस है टू ऑल द रेसिपीज, तो आप हर बार नई नई चीजों को ट्राई करके दे फिर सकते भी हो। एक यू नो हर घर में ऐसा लगता है फिर से क्या बनाए, मतलब वही चीज। तो इजियर ऑप्शन होते हैं कि थोड़ा शाम को एक स्माइली फ्राई करके दे दिया एंड ऑल दो स्टफ। बट मेरे हिसाब से आई somehow feel that बच्चे इतना जल्दी बोर नहीं होते हैं if the options are this many। आपको पता है 5 ऑप्शन है आपके पास, तो उस 5 ऑप्शन में आप घुमा फिरा के भी अगर करेंगे बच्चे यूजुअली उतना बोर नहीं होते हैं। और टॉकिंग अबाउट मिल्क, इट्स अ वेरी डिबेटेबल सिचुएशन ही मैं बोलूंगी, क्योंकि मुझे मेरी ऑब्वियसली until and unless you are a mom you will never even go to that space to understand कि क्यों ही मैं डिस्कस करूँ इसके बारे में, क्योंकि आपके दिमाग में सवाल ही नहीं आता है। आफ्टर आई बिकेम अ मॉम फिर मुझे भी लगता था दूध तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं तो दूध तो पीते ही है एंड ऑल। मैंने बच्चे को स्कूल में डाला था, प्री स्कूल है, तो उसमें मतलब ऑलमोस्ट लाइक अ प्ले स्कूल से भी पहले। तो उसमें मतलब हमारा जो पहला सेशन हुआ था उधर ही बोला था कि मिल्क तो आप पूरा बंद कर दो, अगर आप अभी भी दूध पिला रहे हो, जबकि 10-11 महीने के बच्चे थे। तो एकदम से कल्चरल शॉक आया कि अभी क्यों बंद कर दे। बट दैट एक्चुअली हेल्प्ड me in for my babies to you know adapt to solid food eating। तो ये मैं एक्चुअली एक डॉक्टर के मुंह से आज प्रॉपरली जानना चाहती हूँ कि क्यों मिल्क, मतलब मैंने 2-2 2.5 साल के बच्चे को भी देखा है दूध पीते हैं, खाना नहीं खाते हैं, मतलब थोड़ा सा एक आधी दाना चुग लिया वाली बात है, और उसके बाद दूध पी लेते एक बॉटल। सो क्या ये करना चाहिए? इज मिल्क अ कंप्लीट फूड बाय इटसेल्फ? क्योंकि मतलब दूध का बहुत नाम मतलब अच्छा है कि दूध पी लिया तो होगी बात खत्म। कंप्लीटली रॉन्ग है। आप जैसे बोला, मदर्स बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है दूध को लेके कि बच्चे ने दूध पीना ही चाहिए, जैसे दूध एक कोई मैजिकल ड्रिंक है जो पीने से बच्चे का पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू कैन लिटरली अवॉइड मिल्क टोटली फ्रॉम द डाइट। ठीक है, आप कर सकते हो। मिल्क में क्या होगा ना, मिल्क में क्या होता है, मेनली कैल्शियम होता है और प्रोटीन्स होते हैं। तो उतना ही आप चीज़ें, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उसमें उसको आप दे सकते हो। दूध में जितना कैल्शियम होता है उससे 4 गुना ज़्यादा कैल्शियम रागी में होता है। तो आप बच्चे को रागी की रोटी बना के दे सकते हो। रागी इज़ अ वेरी लेस नोन फिंगर मिलेट।
ठीक है, तो रागी बहुत अच्छा चीज़ होता है बच्चे को देने के लिए। उसमें कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है, जो बच्चे के बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप रागी की रोटी बना के दे सकते हो, रागी का सेरेलैक बना के दे सकते हो, रागी की राब बना के दे सकते हो। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप दे सकते हो। अदर देन दैट कैल्शियम आप कर्ड में भी बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। डेली कर्ड इज़ अ वेरी वेरी गुड सब्स्टिट्यूट फॉर दिस। कर्ड में प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर द गट। उससे बच्चे का डाइजेशन जो है बहुत अच्छा इंप्रूव होता है। इसके अलावा भी उसमें इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा रहती है, विटामिन सी होता है और उसमें कैल्शियम होता है जो बच्चे के बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अदर देन दैट आप सीड्स दे सकते हो, जैसे पॉपी सीड्स होता है, पंपकिन सीड्स होता है। सीड्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है, इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं। तो आप उसमें खजूर जो होता है, खजूर के साथ मिला के उसके लड्डू बना के बच्चे को दे सकते हो। उससे भी बच्चे को कैल्शियम की जो उसकी होती है वो पूर्ति हो जाती है। तो ये काफ़ी सारे सब्स्टिट्यूट्स है, एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स में हाईएस्ट लेवल ऑफ कैल्शियम होता है। तो आप अपने बच्चे को रोज़ कम से कम 3 से 4 एलिमेंट्स खिला सकते हो। तो अगर आप ये सारे सब्स्टिट्यूट अगर बच्चे को दे रहे हो तो मिल्क देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। प्रोटीन्स का जो पार्ट है उसके लिए आप पनीर खिलाइए बच्चे को, चीज़ खिलाइए। आप बच्चे को एग दे सकते हो, एग बहुत अच्छा है। अगर जो लोग वेजिटेरियन अगर नहीं है, अगर आप एग खा सकते हो, तो 6 महीने से ऊपर वाले हर बच्चे को डेली 1 एग खिलाना ही चाहिए। स्टडीज़ में ये बताया गया है कि अगर बच्चे को आप डेली 1 एग खिलाते हो, तो बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा मल्टीपल्स में बढ़ जाता है। वहाँ एग में कोलिन होता है, एग में डीएचए होता है, जो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चे का आगे जाके आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंस, एकेडमिक्स बहुत अच्छा होता है। तो ये सारे सब्स्टिट्यूट्स इतने सारे अवेलेबल है आपके लिए, तो मिल्क पे इतना ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत मदर्स क्या करती है कि फूड सब्स्टिट्यूट्स अगर बच्चा नहीं खा रहा है, तो तुरंत उसको ऑप्शन में मिल्क दे देती है कि भाई मिल्क पी लो, तो उससे आपका एटलीस्ट पेट भर जाएगा। बच्चे ने दिन भर कुछ नहीं खाया, एटलीस्ट 1 ग्लास दूध पी के सो गया, तो एक गिल्ट, एक सैटिस्फैक्शन हो जाता है उनको उस चीज़ का। तो एक बोलते हैं गिल्ट चला जाता है उनका कि बच्चा भूखा नहीं सोया कम से कम। तो वो चीज़, वो गलती नहीं करना है। बच्चे बहुत ये होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं इन सब चीज़ों में, ईज़ी वे आउट ढूँढते हैं। तो अगर खाना नहीं खाना है तो चलो एक खाली दूध पी के टाइम निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ आप जितना हो सके अवॉइड कीजिए, बच्चे को मिल्क मत दीजिए। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर बच्चे ने खाना नहीं खाया दिन भर तो बिल्कुल मत दीजिए, कुछ मत दीजिए उसको। आप वेट कीजिए 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद, कभी ना कभी तो उसको भूख लगेगी। लेकिन जब उसको पता है कि मैं कितने भी टेंट्रम्स थ्रो कर लूँ, मुझे नहीं कुछ ऑप्शन मिलने वाला, मेरे को यही खाना है, तो बच्चा तीसरे दिन से वो खाना शुरू कर ही देगा। बट आई थिंक आफ्टर 1.5 ईयर थोड़ा सा ज्यादा रेजिस्टेंस होने लग जाता है, सो ये चेंज 6 मंथ्स के बाद ही लेके आ सकते हैं, Yes. 6-7 मंथ्स में। नहीं देखो, इनिशियल 6 मंथ्स के लिए तो ब्रेस्ट फीडिंग इज हाँ, सिक्स एक्सक्लूसिव सेवन ब्रेस्ट मंथ्स फीडिंग। के बाद। 6 मंथ्स के बाद ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट सफिशिएंट फॉर द चाइल्ड, तो उसके बाद आपको सब्स्टिट्यूट चालू करना पड़ेगा। उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करना पड़ता है। तो आपको अलग अलग चीज़ें हैं जो ब्रेस्ट मिल्क के साथ देनी पड़ेगी आपको। तो आप अलग अलग चीज़ें जब दे रहे हो तो उसके एनिमल मिल्क जो है, अब पहले रिकमेंडेड था कि 1 साल के बाद ही आप एनिमल मिल्क दे सकते हो, लेकिन अब रिकमेंडेशंस में आ गया है डब्ल्यूएचओ के कि आप 6 महीने के ऊपर वाले बच्चों को भी काउ मिल्क दे सकते हो। काउ मिल्क इज़ वेरी गुड फॉर द बेबीज़। और ध्यान रखना है काउ मिल्क देते वक्त 2 चीज़ों का, कि फुल काउ मिल्क देना है, फुल फैट काउ मिल्क। उसको उसमें पानी मत नहीं डालना है। जितना लोग क्या करते हैं कि काउ मिल्क तो लेते ही है, उसमें और पानी डाल के उसको फिर बच्चे को देते हैं, तो उसका पूरा न्यूट्रिशन चला जाता है, एकदम दूध डाइल्यूट हो जाता है और बच्चे को डायरिया होने के चांसेस होते हैं। तो जितना हो सके खाली दूध को उबालना है, लेकिन उसको बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं डालना है। वो पूरा हाइजीनिक होना चाहिए, अच्छे से उसका बॉईल होना चाहिए, उसके बाद ही आप बच्चे को देना है, और वो आप बच्चे को दे सकते हो। तो मतलब सॉलिड फूड धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहिए और मिल्क डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम करना चाहिए। बिल्कुल। बट जस्ट इन केस बाय चांस लेट हो गया है, किसी हम्म। का बेबी ऑलरेडी 2 इयर्स 2.5 इयर्स है और अभी भी मिल्क डिपेंडेंट है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको बिल्कुल, जैसे मैंने आपको मिल्क सब्स्टिट्यूट बताया है, जो भी 4-5 बताए हैं, आप बिल्कुल बच्चे को उस पे शिफ्ट कर दीजिए, और जितना हो सके मिल्क, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कीजिए। मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। यू कांट बी लीनिएंट, और यू कांट इस चीज़ को लेट गो मत कीजिए, और बहुत लाइटली मत लीजिए इस चीज़ को। क्योंकि आगे जाके अगर यही बच्चे जो बहुत लॉन्ग टर्म पे मिल्क पे रहते हैं, फिर उनका वेट गेन प्रॉपर्ली नहीं होता, फिर आगे जाके हाइट प्रॉपर्ली मतलब बढ़ती नहीं है। ऐसे बच्चों का फिर आगे जाके आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया भी हो सकता है। तो इसलिए मिल्क डिपेंडेंसी जितना हो सके कम कीजिए, और पूरा बैलेंस्ड डाइट देने की कोशिश कीजिए। सो मतलब अगर बच्चा नहीं खाता है एक मील, 2 मील भी नहीं खाता, मैंने कई मम्मियों को सुना है यस। कि मतलब पूरा दिन कुछ नहीं खाया, हाँ। ऐसे वाली मतलब बच्चे तो भी ढीठ होते हैं ना, वो भी यस। माँ बाप को मैनिपुलेट करते हैं यस। बहुत ही यस। छोटे एज से ही। तो उस टाइम पे मतलब क्या करना चाहिए अगर एक दिन भी पूरा बच्चा नहीं खाता है देखो, तो? जब पूरा दिन नहीं खा रहा ना बच्चा, तो हमेशा बीच में स्नैकिंग बच्चे कर लेते हैं। बहुत बार अगर पूरा दिन बच्चा नहीं खा रहा, लेकिन अब आप पूछोगे तो उनको पता चलता है कि एक चिप्स का पैकेट बीच में खा लिया बच्चे ने,
2 बिस्किट खिला दिए बच्चे को, लेकिन ये सब चीज़ें आप जब तक देते रहोगे, 2 बिस्किट खिलाना बच्चे को मतलब वो पूरा दिन का उसका डाइट खत्म कर देगा। उसका पूरा दिन का जो उसका एपेटाइट है वो चला जाएगा, उसको भूख ही नहीं लगेगी, बिकॉज़ वो शुगर रश एकदम सडन शुगर स्पाइक होता है बच्चे का, क्योंकि उसमें शुगर रहेगा, पूरा मैदा होता है, शुगर होता है, पाम ऑयल होता है, ऑल दीज़ थिंग्स आर नॉट गुड फॉर द चिल्ड्रन। तो वो सारी चीज़ें हम उसको अपन दे रहे हैं जस्ट फॉर सैटिस्फैक्शन के बच्चे ने खाना नहीं खाया, ले बेटा खा एटलीस्ट 2 बिस्किट खा ले, कम से कम 1 ग्लास दूध पी ले। तो यही प्रॉब्लम्स होती है मदर्स को लेके कि ये ऑप्शंस जब आप दे रहे हो बच्चे को, हम तभी सब चीज़ें अच्छे से कर पाते हैं जब हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। एक सिंगल ट्रैक माइंड होना चाहिए। तो अगर हमको पता है कि हमको यही खिलाना है, हेल्दी फूड ही खिलाना है, हम स्ट्रिक्ट है, एक दिन नहीं खाया कोई बात नहीं, कोई बच्चा बीमार नहीं पड़ने वाला। आप उसको वेट कीजिए, सेकंड डे तक राह देखिए। बहुत केसेस में मदर्स जब हम ये एडवाइस करते हैं तो मदर्स खुद आके बताती है कि जब हमने दिन भर कुछ नहीं दिया उसको, बच्चा रात में रो के उठ के हमने जो बनाया था उठ के खा लिया बच्चे ने। ठीक है? तो जब ये करेगा बच्चा, कब लेकिन यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद दिस थिंग। तो जब आप स्ट्रिक्ट रहोगे, आप अपना ये फ़ोकस रखोगे कि अब मेरे को बच्चे को हेल्दी डाइट देना है, बैलेंस डाइट देना है, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए करना है, तो करना है। एग्जैक्टली द वे हम लोग माँ तो किसी भी एक्सटेंट में जा सकते हैं बच्चे के यस, भलाई के लिए। बिल्कुल। तो अगर आग में कूदना चाहेगा थोड़ी ना माँ करेंगे, कुछ भी करेंगे स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, नहीं तुम नहीं जा सकते हो ऐसे यस, हम बोलेंगे। पर इसमें हम थोड़ा सा वो ममता मतलब खाने के मामले में यस, हम थोड़े से एक्स्ट्रा वीक हो जाते हैं, यस, मेरा बच्चा खाया नहीं यस। तो बच्चों को बहुत कुछ लेकिन नहीं होगा। होता है। एल्डर्स प्ले अ वेरी बिग रोल इन सच केसेस, बड़े घर में जब होते हैं, एल्डर्स होते हैं, तो वो जल्दी ज़्यादा बच्चे को रोने नहीं देते हैं। थोड़ा भी बच्चे ने टेंट्रम थ्रो किया या फिर थोड़ा भी बच्चा मतलब रो रहा है, तो तुरंत ही मदर को बोल देंगे कि इतना रोने क्यों दे रही हो, ये क्यों कर रही हो, तुरंत दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 बिस्किट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 बिस्किट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा कर के ही मतलब ये सारी चीज़ें राइट फ्रॉम बर्थ से लेके तो आगे जाके कि हमने तो बच्चे ऐसे ही बड़े किए थे, तुम लोग भी ऐसे ही बड़े हुए हो, तो अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है? अचानक से ये सारे डॉक्टर्स क्यों मना करने लग गए? शुगर मत खिलाओ, ये मत खिलाओ, दूध मत दो, ये मत दो। तो सारा ब्लेम डॉक्टर्स को क्यों किया जाता है? क्योंकि हम लोग भी इलॉजिकली नहीं बोलते, इसके पीछे भी साइंस है। पहले कैसा होता था ना, आज से 20-25 साल पहले जब ये सब चीज़ें ट्रेडिशंस होती थी, तब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब जब बच्चा बॉर्न होता है, वहाँ से 1 साल तक का जो बच्चा होता है, उसको इन्फेंट बोलते हैं। तो हर 1000 में से 100 बच्चे एक्सपायर हो जाते थे। तो उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो 100 का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, पहले के ज़माने में जब ये सारे ट्रेडिशंस जो हम अभी जो हमको बोलते हैं फॉलो करने के लिए। अब ये सब लोग क्या करते हैं ना कि 10 में से अगर 3 बच्चों को प्रॉब्लम आई है, तो वो 3 बच्चे हमारे पास आते हैं। तो हमने देखा है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन जो कम्युनिटी में घूमते हैं जो 7 बच्चे जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वही लोगों को दिखते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, पता नहीं ये लोग क्यों इतना वो हल्ला कर रहे हैं। तो वो जो 3 बच्चे आते हैं हमारे पास, तब हमको मालूम पड़ता है कि ये प्रॉब्लम्स आ रही है इन बच्चों में। इसलिए हम लोग ये बताते हैं कि ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था जो 100 का था, तो अब हम जब ये सब चीज़ें एडवाइस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, लॉजिकल रीज़निंग दे रहे हैं, तो इसके बाद धीरे-धीरे करके ये कम होके आज 25 हो चुका है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज़ डिक्रीज़ फ्रॉम 100 टू 25 नाउ आज जाके। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिकल रीज़निंग हमने दिया था, मेडिकल साइंस था, तो रिसर्च था। हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है, ऐसे ही नहीं कोई बोल देता। तो इतना करने के बाद ये चीज़ें आज कम हुई है। हाउ वंडरफुल कि ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने कही कि हम हमें नहीं पता मतलब ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा यस, नहीं है। यस, मतलब जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना, भाग के आपको बोलने तो नहीं आए यस। कि ऐसा ऐसा हुआ। और एक चीज आई वांट टू आस्क, आई हैव सीन इट ऑन द इंटरनेट। और जब मेरे बेबीज बहुत ही छोटे थे और जब मैं प्रेग्नेंट थी, पता नहीं ऐसे वीडियोस स्पेशली आपको दिखते हैं हुँ, और आप एक स्पेशल यस, खौफ अचानक से में आता है, आप यस। जीते हो। I've come across this term called SIDS, हुँ, sudden infant death syndrome। यस। तो ऐसे काफी सारे वीडियोस मैंने देखे कि मतलब सब कुछ ठीक है, मतलब रात को उठ के रो रहे बच्चे और सडनली the bacha is no more। हुँ, and mostly happens between 1 to यस, यस। 0 to one and 0 a टू half 1 years ऐसे हाँ, टाइप का हाँ। कुछ। तो what is this, I mean is this related to जो आपने पहले बोला वैसा No, कुछ? no, और not exactly that. It's a very rare thing which happens nowadays, sudden infant death syndrome. बहुत बार बच्चा अगर उल्टा सोया हुआ है, टमी टाइम इसलिए हम बोलते हैं, तो उसका ध्यान रखना है कि नाक प्रॉपर रहे, साइड वाइज उसका फेस रहे, नाक दबा हुआ है, फेस दबा हुआ है। ऐसे केसेस में अगर होता है तो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम देखने को मिलता है। बाकी बट नाउअडेज द केसेस हैव डिक्रीज्ड अ लॉट, अभी इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। पर इंडिया में इतना नहीं है नहीं, क्या? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं क्योंकि है। मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं सब नहीं, विदेशी वीडियोस ही देखे हैं। यस, यस, यस। या तो वो ये वीडियोस बनाते हैं हाँ, हाँ, या इधर उधर ही ज्यादा होता है, ऐसा यस। ही कुछ मुझे लगता था। और ऐसे सारे वीडियोस देखने के बाद आई थिंक ऑल द मदर्स विल अग्री टू वन थिंग
दैट व्हेन योर बेबी इज स्मॉल, जब एकदम घंटों भर सो रहे होते हैं तो आप बाकायदा उसको देख रहे होते हो, सांस चल रही कि नहीं, यस उंगली यस हिल रहा है कि नहीं. यस ओ माय यस यस गॉड, बहुत. इट्स ऑल मॉम्स एवरी टॉकिंग. न्यू मॉम फेस दिस. मेरे बच्चे थोड़े बड़े हैं एंड दैट आई एम सीइंग नॉट ओनली मेरे बच्चों में बट सारे जितने बच्चे मेरे इर्द गिर्द है, सर्दी खांसी जुकाम, मतलब ये लगता है जैसे एक परमानेंट फिक्स हो गया है. मतलब शायद एक हफ्ते का ब्रेक मिलता है, वो उसको मैं ब्रेक बोलूंगी, और बाकी नॉर्मल इज ऑलवेज सर्दी खांसी. तो इसका क्या कारण है? क्योंकि आजकल बच्चे हेल्दी नहीं खाना खा रहे, हाँ, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, उसके कारण इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो रही है बच्चों की. इसलिए ज़्यादा बार बार बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो रहा है, अलग अलग वायरसेस आते रहते हैं. तो उसके कारण भी बहुत बार होता है. अगर आप प्रॉपर वैक्सीनेशंस लोगे, ठीक है, प्रॉपर प्रिकॉशंस लोगे, हैंड वॉशिंग हाइजीन की तरफ बराबर ध्यान रखोगे, ठीक है, अगर आप उसको प्रॉपर बेसिक सेफ्टी मेजर्स बताओगे कि अगर खांसना है तो कैसे खांसना है, एल्बो पे खांसना है, अगर सामने वाले को किसी को सर्दी खांसी है तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है 1 फीट का. अगर ये सारे बेसिक प्रिकॉशंस अगर बच्चे लेते हैं तो फिर सर्दी खांसी होने के चांसेस कम हो जाते हैं. आजकल कैसा होता है कि बच्चे प्री स्कूल में जाते हैं, कोई भी क्लासेस में जाते हैं, तो वहाँ अगर किसी भी 2-3 बच्चों को सर्दी खांसी है तो बहुत जल्दी फैल जाता है बच्चे को. तो अगर उसको नहीं भी है तो दूसरे बच्चे से तुरंत पकड़ लेगा. तो और एक और चीज़ है ऐसे केसेस में कि जनरली 2 ईयर्स एंड अबव जनरली केसेस में बहुत बच्चों को रैम्पेंटली सर्दी खांसी होना देखा जाता है. लेकिन एक एंटिटी है एडिनॉइड्स करके, जो बहुत ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों का, और रिसेंटली हमने बहुत ज़्यादा केसेस देखे हैं एडिनॉइड्स के, लेकिन इसका अवेयरनेस नहीं है इतना. तो बहुत व्हाट लोगों इज को ये, एडिनॉइड्स? हाँ, नाक के पीछे वाला एक ग्लैंड होता है, एक लिम्फोइड टिश्यू होता है, जो बच्चों जो नाक के एग्जैक्ट पीछे के साइड में रहता है, अंदर के साइड में, ठीक है. तो जब बच्चे को बार बार सर्दी खांसी हो रही है तो वो धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू होता है. जैसे टॉन्सिल्स बढ़ते हैं वैसे एडिनॉइड्स का साइज भी बढ़ना शुरू हो जाता है. और एक लेवल के बाद जब वो ग्रेड 3 ग्रेड 4 पे आ जाता है तो वो पूरा ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, जो एयरवे होता है वो पूरा ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है. तो उसके कारण जो नाक के जो सिक्रीशंस होते हैं वो अंदर जा नहीं पाते, तो बच्चा सांस नहीं ले पाता. इसके मेन सिम्टम्स क्या होते हैं कि बच्चे को जो सर्दी खांसी है वो रात के टाइम पे एकदम ज़्यादा सीवियरली बढ़ जाती है. बच्चा रात को सो नहीं पाता, अगर सो भी गया है तो आधे 1 घंटे के अंदर फिर से खाँस-खाँस के उठ जाएगा, बिकॉज़ उसका जो पोस्ट नेज़ल ड्रिप है वो आगे जा नहीं पा रहा, ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है. बच्चा मुँह से साँस लेगा, रात में खर्राटे, स्नोरिंग लेना शुरू कर देता है. तो अगर आपके बच्चे में ये सिम्पटम्स है कि बच्चा स्नोर कर रहा है, 10 में से कम 5 से 6 बच्चों में आजकल ये देखा जा रहा है कि जिन बच्चों को फ्रीक्वेंटली कफ कोल्ड है और उनको पता भी नहीं है कि उनके बच्चों को एडिनॉइड्स का प्रॉब्लम है एक्चुअली, और व्हिच नीड्स ट्रीटमेंट. तो उनके सिम्पटम्स ये होते हैं कि दिन भर में सर्दी खांसी ठीक-ठाक रहती है, जो अचानक से रात को सोने के बाद बढ़ जाती है. सेकंड, बच्चा स्नोरिंग करता है बहुत ज़ोर-ज़ोर से, बच्चा माउथ ब्रीथिंग करता है, मुँह खोल के सोता है. खासकर जब भी चॉकलेट्स खाई है, आइसक्रीम खाया है, कुछ भी खाया है, तुरंत रात को ये सिम्पटम्स एकदम सीवियर हो जाते हैं. और ये बहुत प्रिवेलेंटली आजकल देखा जा रहा है बच्चों में. तो ये अगर अगर आपको होता है तो आप बिल्कुल अपने डॉक्टर से, अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए, उसका एक्स-रे एडिनॉइड्स करवाइए और चेक कीजिए कि कहीं उसे एडिनॉइड हाइपरट्रोफी नाम की बीमारी तो नहीं है. अगर है तो उसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है. बहुत लोग ये चीज़ें मिस कर जाते हैं और सालों-साल खाली ग्रेड 1, ग्रेड 2 में जब होता है तब कम से कम 3 या 4 साल तक वो अनट्रीटेड, डायग्नोस्ड रहता है. और हर बार ये जो आप कंप्लेंट बोल रहे हो कि मेरे बच्चे को सर्दी-खाँसी होती रहती है, वो हर बार बीमार रहता है और डॉक्टर एंटीबायोटिक्स, एंटीटसिव्स ये सब चीज़ें दे के थक जाते हैं, लेकिन ठीक ही नहीं होता. हर 15 दिन में विज़िट करनी पड़ती है डॉक्टर के पास. लेकिन उसका एक्चुअल रीज़न एडिनॉइड्स होता है बहुत केसेस में. और ये लेकिन ट्रीटेबल है? ट्रीटेबल है, बिल्कुल ट्रीटेबल है. मतलब ग्रेड अगर 2, 3 पता तक चल तो जाए तो ट्रीटेबल है? बिल्कुल ट्रीटेबल है. आप बिल्कुल उसका ट्रीटमेंट आता है, वो आप ट्रीटमेंट अगर करवाते हो, बहुत लेटर स्टेजेस में जब ग्रेड 4 प्लस हो चुका है, तो ऐसे केसेस में सर्जिकल एडवाइस देते हैं, लेकिन वो जब मेडिकल ट्रीटमेंट काम नहीं करता है तो. This is something new, or यस. I will go and check it. Yes. It's called, go back and do your background check. यस. और एक चीज जो पहले काफी इजीली होता था और अभी मतलब मेरे डॉक्टर ने भी मुझे मना कर दिया कि स्टमक में कीड़े, यस. वर्म्स वर्म इन्फेस्टेशन. वर्म्स का दवाई खा Yeah. लो तो वर्म्स निकल जाएगा बच्चों हम्म. में. तो बचपन में मैंने काफी खाया था, लेकिन अभी जब मैं पूछती हूँ तो कुछ डॉक्टर्स देते हैं और कुछ डॉक्टर्स स्ट्रेट अवे मना कर, मतलब मेरे तो सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया. एग्जैक्टली क्या है, मतलब मुझे क्लियरली बोला कि आपके बच्चे ऐसे मिट्टी मिट्टी में तो नहीं Yes. खेलते, आउटडोर में नहीं Yes. खेलते, तो रहते नहीं है ऐसी वाली कुछ चीज, तो आपको वॉर्म की दवाई देने की, डीवॉर्मिंग करने की Deworming. जरूरत नहीं है. जबकि कुछ देयर आर सम डॉक्टर्स जो मुझे नहीं मिले, लेकिन उन्होंने वॉर्म की देखा है. दवाई भी दिया है उन बच्चों को. Yes. तो आई वांट टू नो कि व्हाट इज What is the योर टेक ऑन recommendation? इट. या Yes.
तो आइडियली देखो वर्म्स डीवर्मिंग कब करना चाहिए, आइडियली दो टाइप के होते हैं, एक तो या तो सिम्टम्स है आपके बच्चे को, या तो सिम्टम्स नहीं भी है तो कब देना चाहिए। तो अगर आपके बच्चे को सिम्टम्स है, सिम्टम्स कैसे रहेंगे, अगर बच्चे को फ्रीक्वेंटली एब्डोमिनल पेन का कंप्लेंट कर रहा है बच्चा, रात में करवट बदल बदल के सो नहीं पा रहा है, खासकर रात को नींद डिस्टर्ब हो रही है उसकी, कंप्लेंट कर रहा है कि रात के टाइम पे भी उसको टमी में एक हो रहा है, उसको टमी पेन हो रहा है, ठीक है, नीचे पॉटी की जगह पे खुजली आ रही है बार बार, ऐसे रात के टाइम पे खासकर वर्म्स जब बाहर निकलते हैं तब बच्चे को खुजली आती है बहुत ज़्यादा। तो अगर ये सारे सिम्टम्स बच्चे को लग रहा है, रात में टीथ ग्राइंडिंग कर रहा है बच्चा, ये भी वन ऑफ द दाँत किरकिरा है, दिस इज वन ऑफ द साइन। तो अगर ये सारे साइंस अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको बच्चे का डीवर्मिंग करना है। एक सिंगल मेडिसिन आता है, सिंगल डोज देना होता है उसका, वो आप देते हो तो उससे डीवर्मिंग हो जाता है। इट कैन बी रिपीटेड एवरी 6 मंथ्स, अगर अगर बहुत ज़्यादा है तो आप एक 15 दिन के बाद डोज रिपीट भी कर सकते हो। अगर बच्चे को ये सारे सिम्टम्स नहीं भी है तो भी रिकमेंडेशन कहता है कि यूजुअली आप 2 ईयर्स से लेकर तो 12 ईयर्स तक के बच्चों को एवरी 6 मंथ्स एक बार डीवर्मिंग करवा लेना चाहिए। तो जो बच्चे जो बोलते हैं ना मेरा बच्चा खाना नहीं खाता अच्छे से, खाना नहीं खाता, भूख नहीं लगती मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा सही से खाना नहीं खाता, ऐसे बच्चों को डीवर्मिंग करवाना चाहिए। क्योंकि बहुत बार हमको पता नहीं होता, लेकिन वर्म इन्फेस्टेशन कहीं से भी हो सकता है। हैंड हाइजीन अगर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया, बच्चा अगर बोलते भी है डर्ट में अगर नहीं भी खेलता है, लेकिन अगर बाहर कहीं भी अगर उसने टच किया है किसी भी सरफेस को, वहाँ का वर्म इन्फेस्टेशन कहीं से भी हो सकता है इंडिया में। जो अगर बच्चे को वर्म इन्फेस्टेशन है तो अर्लीस्ट साइंस यही आते हैं कि बच्चा एकदम से खाना कम कर देता है, खाना बंद कर देता है, भूख कम लगना शुरू हो जाती है, और इचिंग, और मैंने जो सारे सिम्टम बताए। तो अगर ऐसा केस है तो आप अपने बच्चे को बिल्कुल डीवर्मिंग करवा सकते हो, और इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। रिकमेंडेशन कहता है कि 2 साल से 12 साल के बच्चे को एवरी 6 मंथ्सली आप डीवर्मिंग करवा सकते हो। आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 2 टू 12 ईयर्स। मैं लोगों को बता दूं, टॉकिंग अबाउट वर्म, नाउ आई एम Yeah. सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ पीडियाट्रिशियन, बोलने में काफी शर्म आ रही है, लेकिन मैं छोटी ही थी, आई थिंक आई वाज इन क्लास 3-4 ऐसी कुछ थी, मेरे मुंह से एक वर्म निकला था गले से। वर्म निकला? हाँ, इतना बड़ा। या एस्केरिस बोलते हैं उसको, वो लंबे होते हैं वर्म्स, स्किन हाँ, वर्म्स। और मुझे खांसी आ रही थी, खांसी थी, मुझे लग रहा था गले में खाना अटक गया है। मैं करते करते फाइनली मतलब ऐसे गले में हाथ डाल के मैंने निकाला था, और जब बाहर आया तो मैंने देखा इतना बड़ा। और उससे पहले तक जेन्युइनली मैं खाना खाती भी थी तो मैं इतनी पतली होती थी कि मतलब मम्मी बोलती भी थी कि इतनी पतली है, इसके सारे कपड़े इतने लूज लूज। अचानक से उसके बाद आई स्टार्टेड लाइक अ हेल्थीली पुटिंग ऑन वेट एंड ऑल। सो ये मुझे उस टाइम पे याद है, बट मैं काफी डर गई थी। तो मुझे एकदम से लगा था कि स्नेक आ गया मेरे मुंह से। क्या बोल रही हूँ मैं, बट ये है कि अगर टाइम पे वो डीवर्मिंग हो जाए तो मुंह से स्नेक नहीं निकलेगा। बट यू शुड डू दिस, मतलब डीवर्मिंग एक रेगुलर प्रैक्टिस रखना चाहिए। जो कुछ एक मेरे किसी फ्रेंड के बच्चे के मुंह में वाइट वाइट पैचेस हो रहे हैं, सो इज दैट आल्सो अ पार्ट ऑफ? नो, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्म। और बहुत लोगों को एक गाल पे, बच्चों में खासकर इस एज ग्रुप में वाइट पैचेस होते हैं। और लोग बहुत डर जाते हैं इस चीज़ को देख के, उनको लगता है कहीं विटिलिगो का पैच तो नहीं है, लेकिन वो नहीं होता, उसको पिट्रियासिस अल्बा बोलते हैं। तो दिस इज जस्ट ड्यू टू ड्राई स्किन। जब स्किन ड्राई हो जाती है बच्चों में बहुत ज़्यादा, उसके कारण होता है। तो आपको खाली एक नॉर्मल मॉइस्चराइजर लगाना है चेहरे पे, बस, और कुछ नहीं। बहुत लोगों को ये लगता है कि ये वर्म स्किन इन्फेस्टेशन के कारण है, कुछ लोग बोलते हैं ये फंगल इन्फेक्शन है, कुछ लोग बोलते हैं कि कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण है, कुछ लोग बोलते हैं कि विटामिन डेफिशिएंसी के कारण है, लेकिन एग्जैक्टली ये इनमें से कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट अ प्लेन पिट्रियासिस अल्बा विच इज जस्ट ड्राई स्किन, और कुछ नहीं होता। आप प्रॉपरली स्किन को 3 बार मॉइस्चराइज कीजिए, वो धीरे धीरे करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो वाइट पे चला जाएगा। लेकिन अगर बहुत डार्क वाइट है, एकदम उसके जो बॉर्डर्स है बहुत शार्प है, तो फिर आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। पता चल गया इसका जवाब। सो जस्ट मॉइस्चराइज, कीप इट हेवीली मॉइस्चराइज्ड। another thing that is synonymous with kids is constipation. मतलब मुझे ऐसा लगता था that it is only with my babies, but लेकिन जब हम लोग कहीं घूमने गए थे दूसरे बच्चों के साथ, तो तब पता चला, oh my God, it's a very common problem. और it's kind of it's a interdependent thing. पॉटी नहीं हो रहा है तो खाना नहीं खा रहे, और खाना नहीं खा रहे तो पॉटी नहीं हो रहा है, तो मतलब और कोई अगर बोल रहा है, डॉक्टर बोल खिलाओ, अरे खा ही नहीं रहा है क्योंकि उसको तो पॉटी नहीं हो रहा है। सो अपार्ट फ्रॉम गिविंग इमीडिएट मेडिसिन जिससे मतलब उस टाइम पे रिलीफ हो जाए, व्हाट शुड बी लाइक क्या हम खिला सकते हैं कि जिससे ये प्रॉब्लम ना हो बच्चों में, कॉन्स्टिपेशन वाली?
देखो कॉन्स्टिपेशन के लिए आप 4 चीज़ें कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिपेशन होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि बच्चा पानी कम पीता है। तो डिहाइड्रेशन इज़ वन ऑफ द मेन कॉज़। तो आपको जितना हो सके ट्राई कीजिए कि बच्चे को हाइड्रेटेड रखिए। एटलीस्ट कम से कम नहीं तो भी एटलीस्ट 1 लीटर पानी, मतलब अगर बच्चा 2 से 3 साल का है तो 1 लीटर तो भी पानी पिलाइए। अगर बच्चा 1 साल के आस-पास है तो 300-400 एमएल जितना पानी बच्चे को पिलाना ही है। जितना पानी ज़्यादा पिएगा उतना स्टूल जो है वो सॉफ्टन होगा और बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से रिलीफ मिलेगी। सेकंड फाइबर्स, हाई फाइबर डाइट देना है। जितना हो सके फाइबर्स ज़्यादा होना चाहिए, ऐसे फूड उसको खिलाना है। ठीक है? तो बनानाज़ आप दे सकते हो, आप उसको प्रून्स दे सकते हो, आप उसको पीचेस दे सकते हो, आप उसको पीस दे सकते हो, तो आलू बुखारा जिसको हम बोलते हैं। हाँ, लेकिन बनाना के बारे में अगेन बनाना देयर मतलब इज़ पका हुआ अ बनाना। देखो डबल कुछ वो बनाना चीज़ है। बोलते ही जो एकदम कच्चा जो बनाना होता है वो हाँ, कॉन्स्टिपेशन कच्चा करता केला है। तो जो पका हाँ, हुआ जो होता है एकदम जो राइपन्ड है प्रॉपर्ली तो वो आप केला दे के सकते बारे हो। में भी एक मतलब 2 वो है, यस, कुछ यस। बोलते हैं कि मतलब पेट देना चाहिए, खराब कुछ है बोलते हैं तो हाँ। केला खाओ तो ठीक हो जाए यस, मतलब ठीक हो जाएगा। क नहीं वो अगर केला का पूरा पका हुआ केला खिला रहे हो तो दैट इज ओके, दैट यू कैन गिव इट टू देम। ओके, तो हाइड्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाई फाइबर डाइट इज इंपॉर्टेंट। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको जितना हो सके मैदा अवॉइड करना है। जंक फूड, फ्राइड फूड्स, डाइट फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जो अगर आप जंक फूड अवॉइड करते हो, आप फ्राइड फूड्स अवॉइड करते हो, मैदा अवॉइड करते हो, ब्रेड, बर्गर्स, पिज्ज़ाज, ये सारी चीज़ें है ना आजकल डाइट के एकदम बेस, मतलब ये बन चुका है मेन कॉर्नरस्टोन। तो आपको जितना हो सके ये चीज़ें अवॉइड करनी है। आप ये चीज़ अगर अवॉइड कर पाते हो तो फिर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन से आप राहत दिला सकते हो। अदर देन दैट टॉयलेट ट्रेनिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, के बच्चे को आगे जाके कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। आप बच्चे को, जब बच्चा 2 साल 3 साल का जब हो रहा है तभी से उसको डेली पॉटी ट्रेनिंग करवाना है। अगर बच्चे को पॉटी नहीं भी लगी है तो डेली उसको पॉटी सीट पे लेके जाइए, उसको बिठाइए वहाँ पे। उसको डेली उस चीज़ की आदत पड़नी चाहिए। दिन में 2 से 3 बार उसको ले जाके आप बिठाते हो, धीरे-धीरे करके उसका माइंड ट्रेन होता है इस चीज़ के लिए कि बच्चा कि ये पॉटी सीट है और यहाँ पे पॉटी करना है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ब्रेन से इम्पल्सेस आते हैं और बच्चा प्रॉपर्ली पॉटी सीट पे जाके पॉटी करना शुरू कर देता है। और वो पोज़ीशन लेने के कारण कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है, पोस्चर का जो प्रॉब्लम है, वो भी बहुत बार इम्प्रूव हो जाता है। बहुत पेरेंट्स ऐसे कंप्लेंट करते हैं कि मेरा जब भी बच्चे को पॉटी आता है तो बहुत स्ट्रेन करना पड़ता है, बच्चा एक कोने में जाके खड़ा हो जाता है और बहुत स्ट्रेन करना शुरू कर देता है। बट बिकॉज़ इतना हार्ड है कि वो बच्चा कर नहीं पाता। तो ये जो मैंने मेजर्स बताए, ये अगर आप चीज़ें करते हो तो इन सब चीज़ों में काफ़ी रिलीफ मिलती है। वो बड़ों के लिए भी मतलब ऐसा लगता था कि पहले कि पॉटी आए तो पॉटी करने जाओ, हुँ, नहीं, पॉटी को आप एक हैबिट बना एक लो, शेड्यूल गो बना एंड लो। सिट इन वन टाइम, आपको यस, आए चाहे ना आए, आपका बॉडी उसी टाइम पे आपको सिग्नल देने लग जाएगा कि यस, दिस इज माय टाइम। यस, मतलब टाइम योर बॉडी, डोंट गो बाय द टाइम। यस। ये तो दिस इज ऑल्सो अगेन डिबेटेबल टॉपिक। एक बार एक वीडियो में मतलब मैंने सुना कि व्हाइट नॉइज इज अमेजिंग Yes, बिकॉज पेट के अंदर भी एक आवाज होता है, तो yes, व्हाइट नॉइज से बच्चा बहुत अच्छे से सोता है। yes. और फिर मैंने हाल ही में एक वीडियो देखा, बोला व्हाइट नॉइज इज वेरी बैड, मतलब वो मत सुना, कुछ तो हो जाता है, ब्रेन डिसफंक्शन हो Yes. जाता है। तो मैंने मेरे भाई को बोला नहीं नहीं व्हाइट नॉइज मत लगाना, Hmm, क्योंकि मैंने अभी देखा, मतलब ऐसा एक वीडियो देखा, hmm. बिकॉज इंटरनेट इज ऑलवेज फ्लडेड बाय Both the some things. information. Yes. But I want this thing to come out from a doctor ki Hmm. is white noise good, bad, or how should it be timed? देखो सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन दोनों तरफ से अवेलेबल है। कुछ बोलेंगे कि करना है, कुछ बोलेंगे नहीं करना है। इट इज़ ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू फॉलो द रिलायबल रिसोर्सेज। ओके, तो व्हाइट नॉइज इज इम्पोर्टेंट, मतलब करना चाहिए बट इट शुड बी इन मॉडरेशन। आई ऑलवेज से कि व्हाइट नॉइज, मैंने खुद भी अपने डॉटर को व्हाइट नॉइज का दिया था, मतलब व्हेन इनिशियल पीरियड में जब उसको सुलाते थे हम लोग, तो हम लोग भी व्हाइट नॉइज लगाते थे, बट इट शुड बी फॉर द स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम। व्हाइट नॉइज क्या होता है ना, एक साउंड होता है, एक वेव्स, एक स्टेबल इस पे एक वेव्स चलती रहती है, एक नॉइज जो है वो एक ये जो टीवी बंद हो हाँ जाता था तो हाँ, वो तो जो उस टाइप का। तो सडन जो बच्चा सो कब नहीं पाता, जब सडन फ्लक्चुएशंस इन द साउंड्स होते हैं। बाहर कोई टेप बज रहा है बहुत जोर से, बंद चालू हो रहा है, तो अगर जब सडन फ्लक्चुएशंस होंगे ना, जब एकदम हाई वॉल्यूम साउंड है तो भी बच्चा सो पाएगा, लो है तो भी सो पाएगा, लेकिन एक जब फ्लक्चुएशंस होते हैं ना तब जाके बच्चा उड़ जाता है एकदम से। तो व्हाइट नॉइज क्या करता है, एक सडन एक प्लेट्यू फेज मेंटेन करता है, एक ही लेवल पे साउंड चलते रहता है एकदम। और जब बच्चा मदर के वूम में रहता है तो एक तरह का जो मदर के वूम में जब उसको साउंड्स बच्चे को सुनाई देते हैं, उस टाइप का साउंड एक व्हाइट नॉइज होता है, दैट इज द थिंग। तो उस बच्चे को वही चीज़ बच्चा रिलेट करता है और बच्चा सो पाता है आराम से उस चीज़ को लेके। लेकिन कुछ लोग फिर और ज़्यादा ये हो जाता है कि भई रात भर चालू रखते हैं उस चीज़ को। तो रात भर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा देर तक आप रखोगे ये चीज़ को लेके,
तो फिर आगे जाके वो डेफनेस कर सकता है, हियरिंग प्रॉब्लम्स कर सकता है, बच्चे को प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इस चीज़ को लेके। एडिक्ट मतलब बच्चा एडिक्टेड हो जाता है कि भई इसके बगैर सो ही नहीं पा रहा है वो। तो ये सब चीज़ें भी होती है। तो हर चीज़ को यूज़ करना है, अगर बेनिफिशियल है तो, लेकिन मॉडरेशन में करना ज़रूरी है। मेरे बच्चे पहले व्हाइट नॉइज़ में सोते थे, ये उसके बाद मैंने गाना चला के ये सुलाया। अभी बिना गाने के सो ही नहीं पाते हैं। यस। तो बाई चांस हमारे साथ सोते तो ऐसे पीछे से गाना चलता है, हम मैं और मेरे हस्बैंड दोनों उठ के बैठ के बोल रहे हैं, "ये गाना तो बंद करना होता पड़ेगा, है। वी ये आल्सो गाने यूज्ड से।" टू, मतलब हम लोग भी भगवान का एक सॉन्ग था वो लगाते थे जब व्हेनेवर माय डॉटर यूज्ड टू स्लीप। उसके साथ-साथ रह के हमको भी इतनी आदत लग गई कि अब जब तक वो गाना नहीं बजता था हम लोग भी नहीं सो पाते थे। हाँ, दैट वाज़ द थिंग, इतना वो हो जाता है, हम लोग इतने हैबिचुअल हो जाते हैं उस चीज़ को लेके, तो हाँ। दैट शुड नॉट हैपन। तो उतना हैबिचुअल नहीं होना चाहिए। उसको इनिशियल फेज़ में जब बच्चा सो नहीं पा रहा है, उतनी देर के लिए आप अगर लगा दो तो ठीक है। एक बार बच्चा डीप स्लीप में चला जाए, फिर आप उसको बंद कर सकते बंद हो। कर दो। वॉव! स्लीपिंग में आप सुला तो रहे हो बच्चे को, ये व्हाइट नॉइज़ तो बहुत इनिशियल फेज़ में काम आता है। लेकिन अगर बच्चे को, जैसे 2 साल के ऊपर वाले भी बच्चे हैं, आजकल बहुत हम लोग देखते हैं कि बच्चे लेट नाइट सोते हैं। 9 से 10 बजे तक सोना बहुत ज़रूरी है। उसके पीछे भी लॉजिक है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे अपने बॉडी का ग्रोथ हार्मोन जो लेवल होता है बच्चों का, वो पीक पे रहता है। ग्रोथ हार्मोन इज़ जो हार्मोन बच्चे का ग्रोथ करता है। तो वो एग्ज़ैक्टली कि कौन से टाइम उस के बीच में? वो रात के टाइम पे सबसे ज़्यादा रहता है, 9 से 10 के आसपास वो पीक करता है। तो अगर उस ब टाइम पे बच्चा का सो जाए, अगर ग्रोथ हार्मोन क्या होता है ना कि जब बच्चा आरईएम स्लीप में होता है, डीप स्लीप में होता है, तब उसके लेवल्स जो है ना हाईएस्ट लेवल पे होते हैं। तो जितना ज़्यादा देर तक बच्चा डीप स्लीप में रहेगा, ठीक है? तो उतना उसका ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए बच्चे का रात को 9 से 10 के बीच में सो जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, और सुबह 7 बजे तक उठना। मैंने भी सुना था दैट द बेस्ट टाइम टू बॉन्ड विद द किड इज बिफोर स्लीपिंग, मतलब नैप टाइम से यस, पहले, यस, यस। और इनफैक्ट आफ्टर सो जाने के बाद भी टू टॉक टू द चाइल्ड, और अर्ली मॉर्निंग भी टू टॉक टू द चाइल्ड, बिल्कुल, जब बिल्कुल। आप उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हो, या आप एक्चुअल बॉन्ड वो कर सकते हो, बॉन्ड एस्टेब्लिश कर सकते हो। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से जब बच्चा जगा रहता है हुँ। और मैं उसके साथ कुछ मतलब कुछ ऐसी बातें करना चाहती हूँ जो मैं चाहती हूँ कि वो करे, तो वो अक्सर सुनते नहीं हैं। यस। तो व्हाट इज़ द राइट टाइम टू डू? और देखो, आजकल पेरेंट्स दोनों वर्किंग होते हैं, मदर फादर यू मस्ट बी नोइंग के सब वर्किंग है। लेकिन अगर आप बच्चे के साथ दिन भर टाइम स्पेंड नहीं भी कर पा रहे हो, तो आई वुड से 9 मिनट्स ऐसे होते हैं जो आपको बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट 3 मिनट्स जब बच्चा सुबह उठता है, जैसे ही बच्चा उठा तो आप तुरंत, ऐसा नहीं, मदर्स की आदत क्या होती है कि जैसे ही बच्चा उठा नहीं, चल जल्दी ब्रश कर लो, जल्दी ये कर लो, कपड़े पहन लो, स्कूल चले जाओ, ये कर लो। तो वो एक हश-फश में यू आर मिसिंग आउट लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो ज़रूरी है कि पहले 3 मिनट आप बच्चे के साथ एकदम नॉर्मल रहो, उसको कडल करो, उसके साथ लव करो, आप उसको बताओ कि हाउ मच यू वैल्यू हिम। तो उसका कैसा ना एक पॉजिटिव नोट पे डे स्टार्ट होता है, एंड ही गोज़ हैप्पी टू स्कूल, मतलब वो एक हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं बच्चे के अंदर। तो ये 3 मिनट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो दिन की शुरुआत उसकी हैप्पी नोट पे करते हैं। उसके बाद जब बच्चा स्कूल से आता है, तो स्कूल से आने के बाद तुरंत ये नहीं कि खाना खाने बैठ जाओ, कपड़े चेंज कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ये करने के बजाय यू शुड आस्क हिम कि आप उसको हग करो कि हाउ मच यू मिस्ड हिम, हाउ मच यू केयर फॉर हिम, आज स्कूल में क्या किया तुमने? ये मतलब दोज़ थिंग्स मैटर अ लॉट फॉर द किड्स। हमको इतना इस चीज़ का इम्पोर्टेंस ना लगे, लेकिन यही वो चीज़ें होती है जो बच्चे को माँ-बाप के साथ कनेक्ट करती है, बॉन्ड करती है। तो आपको वो 3 मिनट उसके साथ तब बिताना है जब वो स्कूल से आता है, या फिर आप जब ऑफ़िस से वापस जा रहे हो। तब आप उसके साथ बॉन्ड करके या उसको हग करके देखिए, आपको एक अलग इफ़ेक्ट दिखेगा। और उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ जब बच्चा सोने जाता है, उसके पहले के 3 मिनट। स्टिल टिल डेट आई हैव अ हैबिट कि मेरी बेटी को मैं ही सुलाता हूँ, बिकॉज़ आई फील कि दैट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द डे फॉर मी एंड फॉर हर। वो अपने सारे सीक्रेट्स, अपने स्कूल की सारी बातें मुझसे शेयर करती है उस टाइम पे। तो दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, शी विल टेल हर कि व्हाट हर फ्रेंड सेड टू हर। भले हमारे लिए वो सब चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फॉर हर दोज़ आर द थिंग्स व्हिच मैटर्स फॉर हर। एंड दैट इज द फाउंडेशन स्टोन टू टुमारो। यस। जब वो और बड़ी होगी और वो बात करेगी कुछ बिल्कुल। जो हम लोग, मतलब हमने फाउंडेशन डाला कि है, पापा बिल्कुल। है, सुनते यस। हैं, दिस इज द टाइम टू टॉक। Yes, yes. So this is the time to talk, and she will tell me everything about her day. In those, मतलब 3 minutes at least minimum is the thing which we should give to our child. तो ये 9 मिनट्स अगर आपने दिन में अपने बच्चे के साथ स्पेंड किए, तो आपका बॉन्डिंग जो है वो अलग ही लेवल पे चला जाएगा। हाउ इम्पोर्टेंट इज टॉकिंग टू द चाइल्ड व्हेन द चाइल्ड इज स्लीपिंग? This is very very magical. It is called as sleep talking. तो स्लीप टॉकिंग इज अ टेक्निक। स्लीप टॉकिंग इज अ ब्रेक थ्रू टेक्निक राइट नाउ। ठीक है, उसमें आप क्या करते हो ना, इट यू आर बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड के साथ आप बात करते हो। जब बच्चा सो जाता है,
तो उसके आधे घंटे के आसपास, जब बच्चा सो गया समझ लीजिए, तो मतलब उसके थोड़ा डीप स्लीप हो डीप गया। स्लीप में चला गया, आधा 1 घंटा हो चुका है, तो उसके बाद आप बच्चे के साथ उसके कान में जाके बात करते हो, आप पॉजिटिव अफ़र्मेशंस देते हो बच्चे को। तो इट्स अ टोटल टेक्निक व्हिच हैज़ वेरियस स्टेजेस, जिसमें आप बच्चे पहले तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफ़ाई करना है ऐसे एस्पेक्ट जिसमें आप बच्चे के अंदर सुधार लाना चाहते हो। जैसे ये स्कूल में बिल्कुल टिफ़िन खत्म करके नहीं आता है, अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता है, अपने बाकी बच्चों को मारता है, या फिर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहता है, मेरी बात नहीं सुनता है। तो ऐसे 5-6 आप चीज़ों को आप सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें आप उसको इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो, इसके बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो, एंड देन यू स्टार्ट विथ इट। आप उसके साथ जाओ, उसको बात करो, तो उसमें सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि या आई एम योर मॉम। तो इसका मतलब इफ एट ऑल आई एम गोइंग टू माय किड, तो मायरा इज हर नेम, तो हाय मायरा, दिस इज योर डैड, आई एम योर डैड स्पीकिंग, बिकॉज इवन इफ शी इज स्लीपिंग, हर सबकॉन्शियस माइंड इज स्टिल एक्टिव, she can hear what I'm saying. So you are training her subconscious mind. So hi Myra, this is your dad. So I love you, I care for you, I'm here for you, no matter what, I will always support you. So these things, get her hormones acting. वो धीरे धीरे करके she starts relating to you कि yeah, this is my dad speaking. Okay, after that you have to start with positive affirmations कि Myra always shares her food, Myra always goes to school nicely, Myra always listens to me, Myra always goes to bed early. तो you have to use all the positive things जो आप उसमें चेंजेस लाना चाहते हो, एंड यू हैव टू यूज इट इन प्रेजेंट टेंस। मतलब मायरा विल डू नहीं, जो करेगी नहीं, मायरा ऑलवेज शेयर्स हर टॉयज, तो प्रेजेंट टेंस में करना है और पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज करना है। व्हेन यू डू दिस रेगुलरली फॉर 3 to 4 weeks, suddenly you will see you मतलब your child is completely changed, and this technique has worked, इसमें रिसर्च हो चुकी है, and this technique has worked magically innumerable number of parents, और ये बहुत अच्छा है, एंड इवन वी हैव डन दिस थिंग एंड वी हैव सीन मैजिकल इफेक्ट्स इन सच चिल्ड्रन। ओह माय गॉड, दिस इज समथिंग व्हिच इज अमेजिंग। पहली बात तो मुझे सुन के थोड़ा सा वो हिप्नोसिस जैसा लग रहा है कि It's not hypnosis. You आंखें are, बंद है, कोई this कुछ is a बोल रहा है। behavioral therapy हाँ, in which you are training the subconscious mind of your child. तो अगर आपका बच्चा 2 साल से 12 साल की उम्र के बीच में है, तो you should daily do this sleep talking. अगर आप करोगे तो मैजिकल इफेक्ट्स दिखते हैं इसके। ऑल्सो आई फील दिस इज लाइक अ मैनिफेस्टेशन, Yes. क्योंकि बच्चा खुद मैनिफेस्टेशन करना नहीं आता है, बट Yeah. यू आर मैनिफेस्टिंग For him. फॉर हिम Yes. और हर, हाँ. उसको ये वर्बली प्रेजेंट टेंस में बोल के Yes. जो आप उनके लिए अचीव करना चाहते हैं, हो। बिल्कुल। It's beautiful. It's a like we do manifestation. We are doing the manifestation for the child. Yes. ब्यूटिफुल। और एक चीज जो अगेन मैंने बोला ना, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, मतलब कुछ लोग बोलते हैं हाँ है, नहीं है, ये है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जैसे कि मुंडन करना। Yes. तो मैं तो बहुत बार मुंडी हुई हूँ, मतलब बहुत ही बार करा दिया था, Yes. और ऑल बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजन। Yes, yes. और बहुत सारे कल्चर्स में है भी कि कुछ तो 2-3 महीने में ही करा देते हैं, कुछ आफ्टर 1 ईयर कराते हैं, कुछ आफ्टर 1.5 ईयर कराते हैं। तो और मैंने फिर ये भी सुना, मतलब कुछ फैमिलीज नहीं कराते हैं। Yes. अगेन बोला कि मुंडन करने से स्कल टाइट हो जाता है या ऐसा कुछ, तो भी ऐसा। तो आई वांट टू नो कि मतलब साइंटिफिकली अपार्ट फ्रॉम द होली रीजंस, इफ आई लुक एट इट फ्रॉम अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, मुंडन कराना चाहिए कि नहीं, और कराने से कुछ जेन्युइनली मतलब गड़बड़ हो सकता है क्या? देखो, मुंडन करने के बेसिकली 2 रीजंस होते हैं मेन। एक आपने बोला रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरा पेरेंट्स को ये एक मिथ है कि अगर मुंडन कराएंगे तो बाल जो नए आएंगे वो एकदम घने बाल आएंगे, अच्छे बाल आएंगे, तो ये एक है, इसलिए बार बार मेरा मुंडन करने का वो और एक बार कर देते घना। मेरे पहला बेटे के लिए भी मेरी मम्मी अभी भी बोल रही है, और एक बार कर दे, छोटी है, घना बाल आएगा। मैं बोल रही हूँ नहीं मतलब, बट आई वांट टू नो कि पहला मुंडन हमेशा रिलीजियस बेसिस पे होता है, उसके बाद जो बार बार करवाते हैं वो ये नोशन के ऊपर करते हैं कि उससे बाल अच्छे घने आएंगे करके, बट ये टोटली गलत है। उससे कोई बाल घने वगैरह ऐसे नहीं आते। बाल जो है वो जेनेटिकली आपके जैसे आने वाले हैं वैसे आएंगे। अब मुंडन जो रिलीजियस बेसिस पे करवाते हैं, कुछ रिलीजन्स ऐसे होते हैं जिसमें 21 दिन पे ही बाल मुंडन करवाए जाते हैं, कुछ रिलीजन्स में 1 साल पे होता है, कुछ में 3 साल पे, कुछ में 5 साल पे, सबका अलग अलग है। साइंस क्या कहता है कि आपको मुंडन जो है वो कम से कम 1.5 साल के बाद करवाना चाहिए। उसके पीछे क्या लॉजिक है कि बच्चे का आप जब हेड टच करोगे, कभी भी न्यूबॉर्न को आप टच करके देखना, यहाँ पे जब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे एक ओपनिंग होता है जिसको हम एंटीरियर फोंटेनल कहते हैं, वो जो दुब 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 ये जहाँ पे पल्सेशंस दिख रहे थे आपको, तो उसके एग्जैक्ट नीचे ब्रेन है। तो वो ब्रेन ओपन है पूरा,
ऊपर उसके ऊपर कुछ नहीं है, खाली स्काल्प पे अपना, और वो जो स्काल्प का बोन है वो बना नहीं है, बोन वो ऐसा है और बीच में पूरा गड्ढा है। तो अगर आप मुंडन करवाते हो, बहुत बार बच्चे बहुत फजी होते हैं, हिल जाते हैं, अगर मुंडन करते हो वहाँ पे अगर चोट लग गई तो वो जो इन्फेक्शन है वो नीचे जा सकता है, ब्लड ब्रेन नीचे जो ब्रेन है उसमें इन्फेक्शन जा सकता है, जिसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। उसके कारण बच्चा आगे जाके मतलब डेवलपमेंटल डिले हो सकता है, ऐसे केसेस में बच्चा आगे जाके दिमागी तौर पे ना कमज़ोर हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस है जो बच्चे में आ सकते हैं अगर आपने ऐसे टाइम पे अगर मुंडन करवा लिया और अगर वो ओपन है और वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो गया तो। ये जो एंटीरियर फ्रंटल होता है उस पे जो बोन जो है वो 1.5 साल से 2 साल के बीच में प्रॉपर्ली फॉर्म हो जाता है। उसके बाद आप अपना मुंडन करवा सकते हो, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो इसलिए अगर आपको मुंडन करवाना ही है तो आप एटलीस्ट हमको इतना, हम लोग इतना रिक्वेस्ट करते हैं पेरेंट्स से कि आप 1 से 1.5 साल तक रुकिए, या तो फिर अपने बच्चे के सिर पे खाली हाथ लगा के चेक कर लीजिए, अगर वहाँ पे आपको बोन फील हो रहा है पूरा तो आप करवा सकते हो, लेकिन अभी भी वहाँ पे गड्ढा है तो आप वेट कीजिए कि वो गड्ढा जब भर जाए तब करवाइए। तो मुंडन करने से खोपड़ी टाइट हो जाता है या नहीं। खिंचाव आता है, ऐसा नो, नथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ नहीं नहीं। है। हर एक इंसान एक इन्फॉर्मेशन लेके बोलने बैठ जाते हैं और कुछ भी अलग सुनाई देता है ना, तो वो रील में ध्यान भी जाता है। Yes. बट इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट दैट वी लर्न ऑल द थिंग्स फ्रॉम अ प्रोफेशनल, ना कि अलग साउंड करने के लिए एक अलग थ्योरी लेके कोई भी बैठ जाए। बच्चे एकदम छोटे ही होते हैं, वहीं से वो मतलब आ जाते हैं, माँ के पास इंट्रोड्यूस्ड हो जाता है एज अ नेब्यूलाइजर। और मैंने मेरे एक फ्रेंड के घर पे भी देखा था, जैसा ह्यूमिडिफायर ऑल्सो, और एसी क्या करता है, एसी ड्राई कर देता है। Yes. तो आई जस्ट वांट टू नो कि मतलब ये तीनों को हम लोग किस हिसाब से यूज कर सकते हैं। बैलेंस कैसे करें? हाँ। देखो, सबसे पहले 2 टाइप के इन्फेक्शंस होते हैं। एक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब लंग्स से रिलेटेड, हाँ। और एक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन मतलब नोज एंड थ्रोट रिलेटेड इन्फेक्शंस। तो अगर आपको सिर्फ नोज नेजल ब्लॉकेज है, खाली थ्रोट पेन है, हल्का सा नेजल कंजेशन है, खाली सर्दी है, माइल्ड कफिंग है, तो ऐसे केसेस में ह्यूमिडिफायर वर्क्स वेरी वेल। ह्यूमिडिफायर क्या करता है ना, एक ह्यूमिडिफाइड एयर देता है अंदर, तो उससे सूदिंग इफेक्ट आता है, थ्रोट को एक सूदिंग इफेक्ट आता है, कफिंग जो है वो एकदम कम हो जाती है, म्यूकस जो है वो रिलीव हो जाता है और आप आराम से ब्रीथ कर पाते हो। तो तो दिस नेबुलाइजर इज अ ह्यूमिडिफायर ओनली। नो, नेबुलाइजर डिफरेंट थिंग, दिस इज ह्यूमिडिफायर व्हिच गिव्स ओनली ह्यूमिडिफाइड एयर। आप एक ह्यूमिडिफायर लोगे, उसमें सिर्फ पानी डालते हो बस, और वो उसमें से गर्म हवा भाप देगी, आपको ह्यूमिडिफाइड एयर मिलेगी। जो आप, जैसे आपने एसी बोला, अभी जैसे अभी समर सीजन है, सब लोग एसी चालू करेंगे, तो एसी क्या करता है ना, एसी रूम को ठंडा तो करेगा लेकिन एयर को भी ड्राई कर देता है बहुत ज्यादा। तो अगर एसी के नीचे अगर डायरेक्टली बच्चा सोया हुआ है, ठीक है, एक तो टेम्परेचर 28 29 पे अगर आप रखोगे तो ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। बच्चे को डायरेक्ट नीचे नहीं रखना है, नीचे रखोगे तो कैसे डायरेक्ट हवा उस पर आती है और हवा जो है वो एकदम ड्राई हो जाती है। तो इसलिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि अगर आप एसी चालू कर रहे हो तो साथ में रूम में एक ह्यूमिडिफायर जरूर रखिए। ह्यूमिडिफायर क्या करेगा, हवा को ह्यूमिडिफाइड रखेगा, तो बच्चे को एसी के कारण होने वाली जो सर्दी खांसी है वो कम हो जाएगी। सेकंड मैंने आपको जो बताया लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा खांसी है, सीवियर खांसी है, बच्चे को वीजिंग हो रही है, मतलब अलग अलग टाइप के जो इन्फेक्शन होते हैं, कफिंग है, अस्थमा है, निमोनिया है, ऐसे केसेस में हम लोग नेबुलाइजर्स देते हैं। नेबुलाइजर में एक स्पॉट होता है, मतलब जगह होती है जहाँ पे हम दवाई डालते हैं, वो दवाई डाल के दवाई देने का इंस्ट्रूमेंट होता है वो नेबुलाइजर होता है। नेबुलाइजर थ्रू आप नॉर्मल पानी का भी नेबुलाइज कर सकते हो, लेकिन नेबुलाइजर्स यूजुअली यूज किए जाते हैं दवाई देने के लिए, दवाई का नेबुलाइजर। दवाई जो है वो एक पार्टिकल्स के फॉर्म में, पार्टिकल्स एकदम उसको ब्रेक डाउन, नेबुलाइजर क्या करता है, दवाई के पार्टिकल्स को एकदम ब्रेक डाउन फॉर्म कर देता है। जब उसको आप देते हो तो वो हवा के साथ अंदर लंग्स में जाता है। दवाई डायरेक्ट लंग्स को देने का जो एक प्रोसेस है उसको नेबुलाइजेशन बोलते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस। तो अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, नोज रिलेटेड, कफ रिलेटेड, तो आप ह्यूमिडिफायर यूज कीजिए, और अगर कफिंग बहुत ज्यादा है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक निमोनिया है, तो डॉक्टर के कंसल्टेशन में ही नेबुलाइजर यूज कीजिए। बट सेल्फ ह्यूमिडिफायर मेडिकेट नहीं करना। एनीबॉडी कैन यूज, मतलब अगर ह्यूमिडिफायर आप एनीबॉडी एसी कैन रूम में यूज। सो रहे हो, एकदम एसी रूम में सोते ही खांसी आती है यस। अक्सर, यस। तो अब गर्मी भी हो रही है तो यस। आपको एसी ऑन भी करना आप है, और ह्यूमिडिफायर यूज कर सकते हैं। जैसे पता नहीं नाक एकदम ड्राई हो जाता है, बड़ों यस। को भी हो जाता यस, है, होता है, तो होता है। उस केस में रूम में एक ह्यूमिडिफायर हम यूज कर यूज सकते कर हैं, सकते बिल्कुल हैं। यूज कर वाओ, इट सकते इज क्रिस्टल क्लियर टुडे। हैं। यस। और अबाउट मेडिसिन्स, हम्म। मेडिसिन्स में भी देयर इज अ एक्सपायरी डेट रिटन, और एक बार हम दवाई खोल देते हैं, जैसे कि बुखार की यस। का दवाई हम्म। मैंने 2 दिन खिलाया, हम्म। अभी वो ठीक हो गई, तो हम्म। ऑब्वियसली मैं नहीं खिलाऊंगी, हम्म। लाइक आइबुजेसिक, मतलब यस। जो हेवी डोज वाले दवाई, यस। वो रह गया। यस। सो आफ्टर 5 मंथ्स फिर हम्म। बीमार हुए, तो यस। इतना भी पुराना नहीं है और इतना भी नवीन नया नया नहीं नहीं है, है, तो राइट। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि
एक बार मैंने खोल दिया तो मैं कब तक रख सकती हूँ? देखो, अगर एंटीबायोटिक्स अगर आप यूज़ कर रहे हो, जो पानी और जो मिक्स पाउडर मिक्स मिक्स करके आप करके बना के दे करते रहे हो, हैं। तो वो 5 टू 7 डेज़ ही आप यूज़ कर सकते हो, और वो भी आपको फ्रिज में रखनी होती है, ठीक है? ताकि वो मेडिसिन खराब ना हो जाए। यू हैव टू स्टोर इट एट अ कोल्ड प्लेस। 5 टू 7 डेज़ में आपको डिस्कार्ड कर देना है उस मेडिसिन को। बाकी जितनी भी आप मेडिसिन्स यूज़ कर रहे हो, जितने भी सिरप्स, टैबलेट्स नहीं, सिरप्स फॉर्म जो भी आप यूज़ कर रहे हो, एक बार वो सिरप ओपन हो जाए, तो आपको मैक्सिमम 4 वीक्स, मतलब 1 महीने तक ही यूज़ करना है। एक बार वो 1 महीना क्रॉस कर जाता है, तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, आपको डिस्कार्ड कर देना है। उसके पीछे रीज़न क्या है ना, कि मैक्सिमम जो जितने भी सिरप्स होते हैं, उसमें माइल्ड क्वांटिटी ऑफ शुगर रहता है, क्योंकि बहुत बिटर टेस्ट होता है तो बच्चे पी नहीं पाते। तो थोड़ा-सा नेग्लिजिबल क्वांटिटीज़ में उसमें शुगर डाला जाता है, प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। तो वो एक मीडियम बन जाता है बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब 3 से 4 हफ्ते हो जाते हैं, तो उसमें धीरे-धीरे करके बैक्टीरिया ग्रो होना शुरू हो जाता है। बहुत बार दवाई खराब हो सकती है, बहुत बार लिड ओपन रह गया है, तो उसमें कंटामिनेशन हो सकता है। तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिसके कारण हमको वो दवाई यूज़ नहीं करनी चाहिए। बहुत बार दवाई की पोटेंसी भी कम हो जाती है। बहुत बार आप देखोगे कि हम ये दवाई दे रहे हैं, असर ही नहीं कर रही, और जैसे आप नया दवाई लेके देते हो, तुरंत असर कर जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत पुरानी दवाई है, तो उसकी पोटेंसी खत्म हो चुकी है। 4 महीना तो दूर की बात, 4 महीना अगर बहुत दूर की 1 बात है। मंथ हो गया तो ये हैबिट बहुत पेरेंट्स को होती है, क्योंकि कैसा, बीमार जल्दी-जल्दी नहीं पड़ते बच्चे। अगर 6 महीने में बीमार पड़ा, तो डॉक्टर ने 6 महीने पहले जो दवाई लिख के दी थी, वही दवाई उठा के दे देते हैं। लेकिन दिस इज़ रॉन्ग, और सेल्फ मेडिकेट तो बिल्कुल मत कीजिए। बहुत फीवर अगर आ रहा है, तो आपको पैरासिटामॉल दे रहे हो तो बात अलग है। बाकी जितना हो सके सेल्फ मेडिकेट नहीं कीजिए। हमारे पास एक 9 साल का बच्चा आया था, और सेल्फ मेडिकेशन के प्रॉब्लम के कारण। अब बच्चे को हुआ था डायरिया, जो नॉर्मल चीज़ होती है, 9 साल के बच्चे को डायरिया होना। अब उन्होंने कहीं दिखाया नहीं, रात का टाइम था, तो उन्होंने सेल्फ मेडिकेट करके उन्होंने लगा कि हम एक काम करते हैं, बच्चे का शुगर लो हो जाएगा तो हम शक्कर का पानी पिला देते हैं, और ऐसा बहुत लोग करते भी हैं। तो उन्होंने शक्कर का पानी पिलाते रहे, रात भर बच्चे को शक्कर का पानी पिलाते रहे। सुबह होते-होते उसका ब्लड शुगर जो है 500 के पार कर गया। जब हमारे पास वो बच्चे को जब लेके आए, तो वो ऑलरेडी कोमेटोज़ पोज़ीशन में जा चुका था। जब बच्चे को अगर डिहाइड्रेशन है, और ऐसे केसेस में आप अगर बच्चे को शुगर का पानी देते हो, तो बच्चे को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जैसी बीमारी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब बच्चे पानी नहीं पी रहे हैं, यस। तो ऐसा लगता है थोड़ा मतलब मीठा पानी मीठा कर पानी देते हैं पिला तो दो। बच्चे यस, पी लेंगे। होता है। बट ऑलरेडी इफ यू आर थिंकिंग कि आप बच्चे डिहाइड्रेशन हो रहा है, यस, बिकॉज़ स्पेशली जब दवाई-ववाई खाते हैं यस, तो यस, थोड़ा-सा ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड होते हैं। यस, तो उस टाइम पे पानी पिलाने के चक्कर में स्ट्रेट अवे गो टू ओआरएस, यस। दैट शुड डब्ल्यूएचओ बी। आइडियली तो आप डॉक्टर को दिखाइए। अगर डॉक्टर अगर अवेलेबल नहीं है, तो एटलीस्ट डब्ल्यूएचओ ओआरएस दीजिए। ओआरएस भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मार्केट में घूमते हैं, और बहुत सारे ऐसे ओआरएस है, आप देखोगे, आप जाकर किसी मेडिकल पे जाओगे, जो सबसे आगे जो प्रीमियम ब्रांड्स रखे हुए होंगे, उस पे लिखा रहेगा नीचे, डू नॉट गिव इन डायरिया। जबकि ऊपर लिखा हुआ है ओआरएस, लेकिन नीचे लिखा रहता है, क्योंकि वो शुगर ड्रिंक होते हैं खाली। वो बिल्कुल नहीं देना है। ये गलती सभी पेरेंट्स करते हैं। मेडिकल के पास जाके बोलते हैं कि हमको आप ओआरएस दे दीजिए, और मेडिकल वाला जो सबसे पहला पढ़ा हुआ होता है, ओआरएस निकाल के दे देता है। बट यू शुड ऑलवेज रीड कि उस पे क्या लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ, जो ऐसे जो शुगर ड्रिंक्स होते हैं, उसमें लिखा हुआ होता है क्लियरली, नॉट फॉर डायरिया, डू नॉट गिव इन डायरिया। तो वो नहीं देना है। आपको कौन सा देना है? डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेड फॉर्मूला, वो लिखा हुआ रहेगा बड़े अक्षर में, तो वही ब्रांड, वही वही चीज़ आपको यूज़ करनी है। अगर आप वो दूसरा दोगे, तो आपके बच्चे को भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होने के पूरे चांसेस रहेंगे। माय गॉड! मतलब बहुत इजीली वी गो रॉन्ग, यस, और उसके पीछे का जो थॉट है वो भी दिमाग में आ रहा है। इट्स नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, इट्स नॉट दैट कि हम कुछ ऐसा कुछ करना चाहते, बट इट्स जस्ट दैट ठीक है, डिहाइड्रेशन लग रहा है तो थोड़ा सा बच्चा पानी नहीं पी रहा है तो थोड़ा सा मीठा टाइप का कर दो तो बच्चा पी लेगा, तो यस, हमारा जो सोल्यूशन मिल गया। बट दैट इज गोइंग टू लीड टू अनदर प्रॉब्लम, क्योंकि यस, बच्चों के साथ तो हम डायबिटीज का वो जो चीज है इसको हम लोग एसोसिएट ही नहीं कर पाते, ऐसा लगता है यस, ये सब बड़ों वाली बीमारी है, बट ऐसा नहीं है। ओफ, वाओ वाओ। सो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल वी सी जिनके बो लेग्स है, हुँ, तो इज इट बिकॉज, मैं एकदम लेमैन्स टर्म में पूछ रही हूँ, बहुत जब छोटे होते हैं बच्चे उस हुँ, टाइम पे जो वॉक करा देते हैं इसके हुँ, लिए होता है, और इज इट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स? मतलब आप भी पहली ओके। बार सुन रहे हैं क्या मेरा ये नहीं, वाला? नहीं, नहीं, मतलब जब एवरी बहुत मदर छोटे के। होते हैं ना यस, बच्चे कुछ चला देते हैं, यस। तो तो इसलिए हम लोग रेकमेंड करते हैं कि बहुत बार पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को, अगर बच्चा 3-4 महीने का भी है, तो बच्चा क्योंकि पुश करने की कोशिश करता है पाँव को नीचे, तो खड़ा रखते हैं या फिर चलाने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि बच्चे के बोन्स अब तक इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि बॉडी वेट को हैंडल कर सके। तो अगर ऐसे टाइम पे अगर बच्चे को खड़ा रखते हो या चलाने की कोशिश करते हो, तो बच्चे का वेट अगर बच्चा सहन नहीं कर पाएगा, तो बोन्स जो है वो अंदर की तरफ बेंड होने शुरू हो जाते हैं। तो वो बेंड जो कर्वेचर है वो अलग चीज़ है, वो दैट द बेंडिंग जो आती है वो।
बोल एग्स इज टोटली डिफरेंट एंटिटी। बोल एग्स में जो होता है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी में कुछ केसेस में होता है, कुछ केसेस में फिजियोलॉजिकली होता है जो धीरे धीरे करके करेक्ट हो जाता है। तो बच्चों को विटामिन डी भी देना चाहिए वैसा ना? बिल्कुल देना चाहिए विटामिन डी। सिंस डे वन बर्थ के बाद डे वन से विटामिन डी देना होता है हर बच्चे को, एटलीस्ट टिल 1 ईयर ऑफ एज मिनिमम, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन डी की क्वांटिटी जो होती है वो निग्लिजिबल अमाउंट में होती है। इसलिए विटामिन डी सप्लीमेंटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, ताकि आगे जाके बोल एग्स और ऐसी सब बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो बच्चे को। सर्टेन थिंग्स दैट अ चाइल्ड शुड टेक 2 to 12 जो भी एक एज है जिसको जो ब्रैकेट को हम लोग मतलब बच्चे बोल सकते हैं, उससे पहले तो एकदम इन्फेंट ही हुए। बच्चों को ऐसी कौन सी दवाइयाँ जो हम लोग दे सकते हैं, लाइक वी कैन यूज इट एज अ गाइड बुक, ऑफ कोर्स कंसल्टिंग योर ओन पीडियाट्रिशियन। एज मैंने आपको बताया कि सेल्फ मेडिकेट बिल्कुल मत कीजिए। खाली आप बेसिक मेडिसिन जो है 3-4 आप रख सकते हो इमरजेंसी के लिए, या तो हम बोलते हैं उसको ट्रैवलिंग किट बोलते हैं, कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे तो एटलीस्ट एक बेसिक मेडिसिन होनी चाहिए, बिकॉज एट दैट टाइम यू डोंट हैव एक्सेस टू योर डॉक्टर्स। तो उस टाइम पे एटलीस्ट बेसिक मेडिसिन आप रख सकते हो। आप पैरासीटामोल रख सकते हो अपने पास, कि बच्चे को अगर फीवर आता है तो आप पैरासीटामोल दे सकते हो। आप उल्टी के लिए रख सकते हो, एक ऑन्डेंसेट्रॉन करके दवाई आती है वो आप दे सकते हो। लेकिन ऑल दिस डोजेज आर एज डिपेंडेंट एंड वेट डिपेंडेंट। तो अगर आप घर पे रखते भी हो तो अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके आप पहले उसका डोजिंग पता कीजिएगा, उसके बाद ही सेल्फ मेडिकेट कीजिएगा। उसके बाद आप मतलब कफ कोल्ड की सिरप्स वगैरह भी नॉर्मल अपने पीडियाट्रिशियन से पूछ के आप घर में अपने साथ रख सकते हो, बिकॉज कफ कोल्ड बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। आप जगह चेंज कर रहे हो या आप ट्रैवलिंग कर रहे हो उस वक्त भी होने के चांसेस है। अगर बच्चे को डायरिया हो रहा है तो आप प्रोबायोटिक्स के छोटे छोटे रेस्पिल्स आते हैं वो आप अपने साथ रख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई आस्क कि मतलब कोई विटामिन, जैसे आपने बोला विटामिन डी, तो 2 to 12 में ऐसे कौन से विटामिन है जो हम अपने मतलब आप रेकमेंड करते हैं, जो एक बार दिमाग में हो तो आप पूछ सकते हैं ना, दैट शैल आई गिव दिस दैट, वैसा? विटामिन्स देखो मैं रेकमेंड आई वुड से कि डू नॉट टेक एनी मल्टीविटामिन्स। आई वुड मच मोर प्रिफरेबली से गिव योर चाइल्ड ए बैलेंस्ड डाइट। अगर आपको बच्चा अच्छे से खाना खा रहा है, बैलेंस डाइट ले रहा है, तो आपको ये अलग से ये मेडिकेशन या डाइट में ये कैल्शियम या सप्लीमेंटेशन, आयरन सप्लीमेंटेशन लेने की जरूरत नहीं है। 6 मंथ्स एंड अबव वाले जो बच्चे होते हैं उनमें कुछ केसेस में हमको आयरन का सप्लीमेंटेशन देना पड़ता है। लेकिन बाकी सारे केसेस में अगर आप अपने बच्चे को प्रॉपर डाइट दे रहे हो, आई वुड से कि अपने बच्चे को रोज रेनबो खिलाइए। व्हाट इज अ रेनबो? रेनबो मीन्स ऑल द कलर्स दैट वी सी इन द रेनबो। तो जैसे सारे कलर्स होते हैं, रेड है, ग्रीन है, सारे कलर्स जो भी है, हमारे तो सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिल ही जाएगा। यस, तो हर कलर का एक चीज उसको डाइट में जाना चाहिए। तो ऑलवेज कैलकुलेट कि रेनबो में कितने कलर्स है, हर चीज का एक नाम लिख लीजिए और डेली उसके डाइट में ये एक चीज खिला दीजिए। अगर आप ये कर रहे हो तो अपने बच्चे का बैलेंस डाइट आपने बना दिया। वाओ, सबसे इजी है। मतलब और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वाओ, कमिंग टू द ब्यूटी पार्ट ऑफ द बेबीज, मतलब क्योंकि मुझे उस विषय में थोड़ा सा इंटरेस्ट है। क्या तेल हम लोग यूज कर सकते हैं बच्चों पे? तेल आपने जो बोला कोकोनट ऑयल ही सबसे बेस्ट है। आप आलमंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, बट नॉट फॉर ग्लोइंग द स्किन, दैट इज अ कम्प्लीटली रॉन्ग नोशन। ये आपने बोला कि इंडिया में बहुत ज़्यादा फैसिनेशन है कलर को लेके, कि हर किसी को गोरा बच्चा चाहिए। बहुत मदर्स मेरे पास आती है जब बच्चा 1 महीना या 2 महीने का हो गया, कि डॉक्टर मेरा बच्चा जब जन्म हुआ एकदम गोरा था, पिंक था एकदम, अचानक से पता नहीं मेरे बच्चे का कलर एकदम डार्क होना शुरू हो गया है, तो क्या प्रॉब्लम क्या है मेरे बच्चे को? तो एक्चुअली हर बच्चा जब जन्म होता है उसकी स्किन बहुत पतली होती है, फ्रेजाइल होती है, तो उसके पीछे अंदर में जो कैपिलरीज होती है वो हमें दिखती है, तो इसलिए हर बच्चा पिंक दिखता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी स्किन जो है मैच्योर्ड होना शुरू हो जाती है, तो उसका जेनेटिक जो कलर है वो जेनेटिक कलर आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कुछ भी उपटन लगाने से, बहुत लोग बेसन का उपटन लगाते हैं, हजार हजार चीजें लेके घिसते हैं बच्चे को गोरा करने के लिए, कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं होगा। मलाई, बहुत मलाई लगाते हैं, बहुत सारी चीजें लगाते हैं, मतलब वी कांट इवन नेम दिस, ऐसी ऐसी चीजें ऐसा लगाते कुछ हैं। जो मतलब आप बोलेंगे कि ये नहीं लगाना चाहिए? कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। कुछ भी इनमें नहीं से लगाना कुछ भी चाहिए। मत लगाइए, जितना आप लगाओगे बच्चे को नुकसान ही करेगा। बच्चों की स्किन बहुत डेलिकेट होती है, बच्चे को रैशेस हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है बच्चों के ड्राई स्किन के कारण। तो आप स्किन कलर को लेके इतना फैसिनेशन मत दिखाइए। बच्चे का जो कलर है वो जेनेटिक होता है, तो 2 से 3 महीने के अंदर बच्चे का जो कलर आने वाला है वो जेनेटिक। अगर माँ बाप गोरे हैं तो बच्चा गोरा रहेगा, अगर माँ बाप सावले है तो बच्चा भी सुंदर और सावला रहेगा। तो हर माँ बाप के लिए अपना बच्चा सुंदर ही रहने वाला है, तो यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द कलर ऑफ योर बेबी। तो अगर आप एक्सपेक्टेशन अलग नहीं रख सकते
तो वो एक्सपेक्टेशन से अगर आप बच्चे पे कुछ भी लगा रहे हो या कुछ भी उसको कर रहे हो तो बिल्कुल मत कीजिए। स्किन को ड्राई नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आप नॉर्मल मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। मसाज के लिए आप नॉर्मल कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हो, और कुछ लोग ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हो। लेकिन उसको गोरा करने के चक्कर में अगर आप लगा रहे हो चीज़ें, तो वो टोटली गलत है। और मैंने देखा कि बाल निकालने के लिए भी बहुत लोग उपटन आटे की लगाते लोई हैं। लोई भी हाँ, लगाते हैं, बहुत कुछ तो करते हैं। बच्चों पे, तो इज़ दैट सेफ? नो, नो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाल जो है वो अपने आप धीरे-धीरे करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम निकल जाने वाले हैं। उसको आप घिस-घिस के निकालने की कोशिश करोगे, तो वो रूट से निकलना शुरू हो जाते हैं और बच्चे को पूरे बॉडी पे रैश हो जाते हैं, एंड वी हैव सीन मेनी केसेस ऑफ दिस। तो नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। हाउ ब्यूटीफुल। और इन सब करने के चक्कर में आई आल्सो फील दैट मतलब अनजाने में ही सही हम बच्चों पे वो थॉट पहुंचा दे रहे हैं हुँ। दैट द स्किन कलर इज अ प्रॉब्लम, येस, हैविंग येस, फेशियल और बॉडी हेयर इज अ प्रॉब्लम। येस। हम माँ बाप ही अगर उसको पहले स्टेज में एक्सेप्ट कर ले या इट तो वो इज़ बच्चा भी उसको नॉर्मल सोचेगा और उसको नहीं लगेगा कि ये कोई मतलब इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। यस, इट्स कंसिडर्ड स्टिग्मा, मतलब स्किन कलर, फेशियल हेयर्स, बॉडी हेयर्स, मतलब जब तक हम इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें नॉर्मलाइज़ नहीं होगी। तो वी हैव टू बी वेरी मच नॉर्मल विथ दिस थिंग्स कि हाँ, दिस हैपेंस एंड दिस इज़ नॉर्मल। जब हम लोग इस चीज़ को करेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ जनरेशन ये चीज़ें नॉर्मलाइज़ होनी शुरू हो जाएगी। The last thing that I would like to discuss here कि onset for menstruation Yes. for girls बहुत जल्दी हो गया। पहले मतलब 13-14 साल में पीरियड्स आते थे, अभी 8-9 साल में आ रहे हैं। आपको क्या लगता है एज अ डॉक्टर हुँ, कि मतलब कहाँ पे गलत जा रहे हैं? हुँ, इज इट द एनवायरनमेंट, हुँ, द पोल्यूशन, मतलब वो लोग बोलते हैं कि जनरेशन ही अलग हो गया है, हुँ, इट्स द एनवायरनमेंट, yes, और इज इट द होम, हुँ। मतलब हम जो हैबिट्स इनकलकेट कर रहे हैं वो? आई फील प्रीमेच्योर मेंस्ट्रुएशन जो अभी हो रहा है, दिस इज द मोस्ट डिबेट, मतलब मोस्ट टॉपिक जिसके बारे में इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों को, लेकिन अवेयरनेस होना चाहिए। आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है इस चीज़ को लेके। वी हैव सीन एक 8 साल की बच्ची को एक मदर लेके आई थी मेरे ओपीडी में, एंड शी वाज लाइक क्राइंग बिकॉज़ उसकी बेटी को पीरियड्स चालू हो चुके थे, एंड शी वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट टू डू। ये नॉर्मल है, ये क्या हुआ है, क्यों हुआ ये? So we had to make her understand that this is premature, menstruation, और मोस्ट कॉमन कॉजेज जो साइंस कहता है इसका है ओबेसिटी। ओबेसिटी इज लिंक टू दिस थिंग। ओबेसिटी आजकल इतना ज़्यादा फास्ट फूड, जंक फूड खा रहे हैं, डाइट बिल्कुल ही खराब है आजकल के बच्चों का। आप लोग देखा होगा कि पहले के कंपैरिजन में आजकल जो 8 टू 9 ईयर्स वाली लड़कियां होती है, उनका वेट जो है वो कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होने लग गया है। ठीक है, दिस इज लिंक टू द बैड, अपना जो फूड है वो, अपना जो जंक फूड जितना ज़्यादा खा रहे हैं, इतना का अनहेल्दी फूड जो खा रहे हैं वो। सेकंड, सीडेंटरी लाइफ़स्टाइल, इतना ज़्यादा मोबाइल्स, ये अपना टीवी, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ लगभग नेग्लिजिबल हो चुकी है। स्ट्रेस, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, चाहे वो पढ़ाई का हो, एकेडमिक्स का हो या फिर घर पे हो। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ना, वो इतना ज़्यादा एक वुमन की हेल्थ को इम्पेयर कर रहे हैं, उसके कारण इतने ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं एक वुमन की बॉडी में, उसके कारण प्रीमेच्योर मेंस्ट्रुएशन देखा जा रहा है। तो वी शुड, मतलब ये हाई टाइम है कि हम लोग इसकी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में फैलाएं। माँ बाप ने अपनी बेटी अगर 6 टू 7 ईयर्स एज ग्रुप की है, या फिर अपनी बेटी घर में अगर आपके बेटी है, तो अर्ली एज से ही आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसके डाइट का ध्यान रखिए, उसकी लाइफ़स्टाइल का ध्यान रखिए, उसके फिज़िक का ध्यान रखिए, उसके फिज़िकल एक्टिविटीज़ का ध्यान रखिए, उसके स्ट्रेस लेवल का ध्यान रखिए, उसकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। क्योंकि अगर नहीं करोगे तो योर चाइल्ड इज़ ऑल्सो गोइंग टू फेस द सिमिलर थिंग इन द फ्यूचर, एंड आई थिंक फ्यूचर में दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट टॉकेटिव ये टॉपिक होने वाला है। टॉपिक ऑफ टॉपिक ऑफ ये कंसर्न ऑफ रादर। टॉपिक ऑफ कंसर्न, दिस इज द बिगेस्ट टॉपिक ऑफ कंसर्न, जो अभी बहुत ज़्यादा आइसबर्ग, खाली ऊपर बोलते हैं ना, आइसबर्ग में खाली टिप ऑफ द आइसबर्ग हम लोग देख रहे हैं, बट एक्चुअल प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत बड़ा है, और वो धीरे धीरे करके बाहर आ रहा है। सो इट इज नॉट लाइक एन इवॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन कि मतलब पहले ऐसे होता था अब ऐसे होने लग गया है, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम और इट इज यस, इन द हैबिट्स। यस, एंड इट मतलब इज, आप अपना बस हैबिट्स बेसिक से ही चेंज करो तो यस, वो चीज आपके साथ नहीं होगा। यस, अब स्टार्टिंग से प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप स्टार्टिंग से अगर प्रिवेंशन में कर रखोगे अपने बच्चे का, जो जो मैंने चीज़ें बोली है वो चीज़ें ध्यान रखोगे,
तो यू विल नॉट हैव टू फेस, योर चाइल्ड विल नॉट हैव टू फेस, एंड इट्स आवर ड्यूटी कि हम अपने बेटियों को एक सिक्योर्ड, एक सेफ एनवायरनमेंट दे, और उनकी हेल्थ चाहे फिजिकल हो या मेंटल हेल्थ हो, उनका ध्यान रखें। एक आई मीन वंस वी आर टॉकिंग ऑन दिस, एक चीज मुझे लास्ट पूछनी है कि अगर किसी को 8 साल में मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है तो उसके लिए आगे जाके मतलब क्या इज इट समथिंग कि उसका जल्दी मेनोपॉज होने वाला है? नहीं, जल्दी मेनोपॉज तो नहीं होता, लेकिन आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, क्रोनिक डिसीजेस हो सकती है, पीसीओडी हो सकता है, मिसकैरेजेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फ्यूचर में प्रेगनेंसी और ये सब रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है ऐसे केसेस में। इसलिए हम लोगों को ट्राई करना है कि जितना हो सके ये चीज़ अपने बच्चे को ना होने दें। एब्सोल्युटली, बिकॉज 13-14 इज द ईयर ऑफ एडोलेसेंस, Yes. जब एक लड़की को सब कुछ समझ में आता है। वही चीज अगर पहले हो जाता है तो एक्सप्लेनिंग द होल थिंग एंड उसके जो भी उसके साथ साथ जो भी चीजें खुल Yes. जाता है उसके साथ साथ पन्ने, वो सारी चीजें भी समझाना एंड एवरीथिंग इज मतलब सब कुछ एकदम हौच पौच ही हो जाएगा। Yes. सो आई बिलीव दैट एज अ गर्ल मॉम, एकदम बेसिक से ही अगर मैं अपने आप को करेक्ट करके रहूं, एंड नोबडी इज परफेक्ट, आई एम टेलिंग यू, मैंने आज कितनी सारी चीजें सीखी, Yes. वो शुगर वाला पानी और ये वो। Yes. तो मुझे ऐसा लगता है कि एवरी डे अगर मैं अपने बच्चे से प्यार करती हूँ तो मैं आई शुड बी लाइक अ स्पंज, Yes. आई शुड बी ओपन टू अब्सॉर्ब द राइट इंफॉर्मेशन, Yes. ना कि मुझे जो पता है या मैं जो सीखी हूँ या मुझे जो लगता है वो सही है, बस मैं गलत थी और मैं आज ये चेंज होके जा रही हूँ और Yes. मैं आज से ही ये गलती नहीं करूंगी। बिल्कुल। So I know where to change, and I think this discussion will give all those mommies that thought कि अगर मैं यहाँ जा रही हूँ गलती, मैं वहां कर रही हूँ गलती, और मैं ये चीज अभी से, आज बोलो तो अभी से मैंने इस चीज को सुधार लिया। Yes. So thank you so much for being so open, for being so blatant, for being so explanatory। मतलब ऐसा नहीं कि ये नहीं करना, ये नहीं करो, उसके पीछे के प्रॉपर लॉजिक के साथ आपने जिस तरीके से मुझे समझाया, आई नो इट, आई नो इट फॉर श्योर कि क्या मैं गलती कर रही थी, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। और ऐसे मतलब दादा दादी नाना नानी जो लोग सुन रहे हैं वो भी इस चीज का गौर करे दैट हमें हर एक चीज नहीं पता होता है। हम रोड पे फूक फूक के कदम रखते हैं क्योंकि हमें पता है एक्सीडेंट्स होते हैं, चाहे वो हमारे साथ नहीं हुआ उसके बाद करेंगे ऐसा तो नहीं करते हैं। सो सिमिलरली टेकिंग केयर ऑफ आवर किड्स शुड बी फ्रॉम अ डॉक्टर कि ये नहीं करो तो मतलब मत करो। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। एंड आई एम श्योर कि बच्चों वाला टॉपिक तो इतना वास्ट एंड वाइड है। Yes. और जैसे जैसे मेरे बच्चे बड़े होंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि अरे ऐसी ऐसी टॉपिक के बारे में मुझे नहीं पता, फिर आपको मिलूंगी, फिर आपको तंग करूंगी, और आपको जो भी सवाल है अगर मैं कुछ भी मिस कर गई हो आप मुझे जरूर लिख के भेजिए एंड वी विल डिस्कस ऑन दोज। आई विल आस्क हिम। इनका एक अमेजिंग इंस्टाग्राम पेज है, मैं उन तक पहुंचा दूंगी, वहां पे वो अपना एक्सप्लेनेशन दे देंगे विच इज वेरी नाइस एंड इंफॉर्मेटिव। ऐसा करेंगे ना? बिल्कुल। Thank you Always so happy much. to help. Hope we are able to help more and more moms. Thank you so much, doctor.